हमारे भारतवर्ष के जो महान पुरुष हो गए, उनको अपने अनुभव से आम जनता को बताया। अगर जीवन में शांति चाहिए, जीवन में आज़ादी चाहिए और जीवन में सनातन सुख की खोज के लिए समय चाहिए, तो ये भौतिक चीज़ों के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नेसेसिटी है, ज़रूरत, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, खाना चाहिए, जॉब चाहिए, ये ज़रूरत की चीज़ें भले आप खरीद करके लाए, मगर और कोई मौज शौक की चीज़ के अंदर एज फार एज पॉसिबल इसको लाने की कोशिश मत करो। तभी आपके जीवन में शांति रहेगी, समाधान रहेगा और ये सनातन सुख की खोज के लिए समय बचेगा जी। नहीं तो ये विनाशी चीज़ों के पीछे भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे और आप कहोगे कि मेरे को सनातन सुख के खोज के लिए समय निकालना है, तो निकलेगा नहीं। समझ में आया? हम घर पे अंदर 4 लोग हैं तो 2 बेडरूम का मकान बना दिया तो बहुत हो गया। ज़रूरत की बात है कि जितना जितना परिग्रह कम होता है तो हम अपने गोल की तरफ ध्यान दे सकते हैं और संशोधन भी कर सकते हैं। मगर जब समय ही नहीं मिलेगा क्या करोगे? आप कहोगे कि हम घर में तो 2 और 4 लोग हैं, मगर मेरे को तो 5 बेडरूम का मकान चाहिए, अच्छे लत्ते में चाहिए, बड़ी सिटी में चाहिए, तो फिर इतना पैसा कमाना पड़ेगा और इसके लिए फिर आपको दौड़-धाम भी और मेहनत भी, समय भी देना पड़ेगा। और बहुत कुछ मेहनत करके 2, 5, 10 साल की मेहनत के बाद हमने पैसा इकट्ठा किया और मकान भी ले लिया। अभी इतने बड़े मकान में फर्नीचर के लिए भी पैसा चाहिए, बोलते नहीं हैं। और फर्नीचर भी 2-3 साल की मेहनत से बना दिया, अभी उसको मेंटेनेंस के लिए भी पैसा चाहिए, बोलते नहीं हैं। फिर आप कहोगे हम तो बहुत बिजी हो गए, मगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो फिर क्या करोगे? आपको तो काम करना पड़ेगा कि नहीं? तो जब जितना प्रोजेक्ट ज़रूरत के मुताबिक ही रखोगे, जितना छोटा रखोगे, संक्षिप्त रखोगे, इतना आपके पास समय भी रहेगा, टेंशन भी नहीं रहेगा और आपकी जागृति का उपयोग आप आपके ध्येय मुताबिक लगा सकते हैं। सिंपल बात है। तो उसमें कोई चीज़ की त्याग करने की बात नहीं है। यहाँ समझदारी की बात है। क्या है? क्योंकि हम ज़्यादातर ये मानते हैं कि हमको सब कुछ सुख सगवर साहिबी मिल जाए, परिवार की जिम्मेदारी भी खत्म हो जाए, उसके बाद हम आत्मा के बारे में सोचेंगे, तो वो समय आपको मरते दम तक मिलेगा नहीं। क्योंकि जीवन ही एक प्रश्न है। ओके, जवाब। क्योंकि जीवन ही एक प्रश्न है। क्या है? जीवन ही एक प्रश्न है और पूरा जीवन प्रश्नों से ही भरा हुआ है। क्योंकि जो भी संयोग आएंगे जीवन में वो आज की हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आएंगे, पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक आएंगे और इसीलिए कल क्या होगा वो हमको मालूम नहीं है और इसीलिए हर समय हमको अलर्ट ही रहना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसीलिए ज्ञानी भगवान साफ बोलते हैं कि हमको अगर मुक्ति के मार्ग के लिए समय निकालना है, उसके अंदर संशोधन करना है, उसके अंदर हमको मनोमंथन करना है, तो आपके पास समय चाहिए।
और समय तब मिलेगा जब आपका बाह्य जीवन सरल होगा। बाह्य जीवन एकदम डेकोरेटिव बना दोगे, लग्जूरियस, और फिर कहोगे समय मिले तो मिलेगा नहीं। समझ में आया? हम तो शादी में जाते हैं, मादगी में जाते हैं, मरण में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, एक ही यूनिफॉर्म, बोलते नहीं है, और डिजाइन भी, कलर भी, तो कहीं भी जाना है, चॉइस है। तो इसीलिए ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत, ये तो घर में पहनने के लिए अलग, बाहर पहनने के लिए अलग, शादी में पहनने के लिए अलग, पछी वो फ्रेंड के साथ घूमने के लिए अलग, सबके अलग 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 कपड़े होते हैं। शरीर तो एक होता है, कपड़े अलग, बोलते नहीं है। तो हमारे लिए तो क्या है, एक ही कपड़ा, एक ही कलर, एक ही डिजाइन, इसमें चॉइस या तो ये पहनो या तो ये पहनो, कोई चॉइस समझ में आया? और इसीलिए हमको इसमें समय बगाड़ने की जरूरत नहीं है, समझे? कापड़ देने वाले भी घर पे आते हैं, और सिलाई करने वाले घर पे आते, और बाल काटने वाले भी, और पॉकेट काटने वाले। तो कहने का मतलब जरूरत जो होती है वो मिलती रहती है, कहने का मतलब। तो इसीलिए ज्यादा कोई अटेंशन देने की जरूरत नहीं। तभी तो हम ये अध्यात्म विज्ञान या सनातन सत्य या कुदरत के कानून के बारे में हम कुछ सोच सकते हैं, मतलब अपना समय दे सकते हैं। इतने सारे कार्यक्रम होने के बावजूद और इतना लोगों के साथ संपर्क होने के बावजूद भी हमको समय क्यों मिलता है? क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ बिजी नहीं है, आप समझे ना? और अगर पर्सनल लाइफ बिजी हो गई तो भाई समय मिलना मुश्किल है। और इसीलिए जितना भी आपका बाह्य लाइफ जितना सरल होगा, इतना आपको भी आनंद आएगा, टेंशन भी नहीं रहेगा, और आप आपके ध्येय के मुताबिक समय भी निकाल सकोगे। नहीं तो निकालना शक्य नहीं है। तो इसीलिए जितना हो सके इतना अपने बाह्य जीवन को संक्षिप्त रखने की कोशिश करो, जितना हो सके। दूसरी बात यह है कि विज्ञान समझने के लिए हमारा विजन दिन ब दिन साइंटिस्ट बनना, साइंटिफिक बनना चाहिए। कोई भी अवस्था को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो, व्यवहारिक दृष्टिकोण से। अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखोगे तो विज्ञान समझ में है। मैंने पहले भी कहा, विज्ञान, अज्ञान और ज्ञान, ये तीनों बातें दृष्टि की बात है। अगर आपको अज्ञान को समझना है तो उस प्रकार की दृष्टि चाहिए, अगर ज्ञान को समझना है तो उस प्रकार की दृष्टि चाहिए, और विज्ञान समझना है तो उस प्रकार की। यानी हर चीज में हमको साइंस दिखना चाहिए, क्योंकि साइंस तो है, सिर्फ दृष्टि नहीं है। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को डिस्कवर किया, तो वो फिजिकल दिखाओ इसको नहीं, उसको समझ में आया, मगर उसको नहीं समझ में आया था, उससे पहले था ही तो था ना, कुदरत का कानून तो था ना, वो नया नहीं बनाया है, जो था इसी को ही रिसर्च किया, बराबर है कि नहीं? इसीलिए सनातन सत्य कहीं छुपा हुआ नहीं है। अगर आपकी दृष्टि खुलेगी तो वो आपको भी दिखेगा। ये कोई लॉक एंड की में नहीं। समझ में आया? ब्रह्मांड का सभी रहस्य खुला ही है, कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकते हैं, मगर इंटरेस्ट होना और समय भी देना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसीलिए इंटरेस्ट होगा और समय होगा तभी काम बनेगा। समझ में आया? और कोई भी अवस्था को, जैसे यहाँ बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, तो जैसे ही बैठते हैं
सभी को व्यक्तियों को देखते हैं, तो एट ए टाइम व्यक्तियों के साथ शुद्ध आत्मा भी देखते रहो। कोई मना करते है? इसमें कोई मेहनत है? इसमें कोई मेहनत है? फिर हर प्रकृति जो कुछ भी कर रही है, बोल रही है, सुन रही है, बैठी है, उसको वो व्यक्ति बोल रही है, वो व्यक्ति सुन रही है, वो व्यक्ति बैठ रही है, ऐसा नहीं देखो। कुदरती ये भी देख सकते? नहीं देख सकते? ये तो मेहनत करने की जरूरत है। मगर हम प्रयोग ही नहीं करेंगे तो बोला स्वामी जी विज्ञान कैसे लक्ष्य में रहेगा? मतलब प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे रहेगा? दृष्टि से आपको प्रयोग तो करना पड़ेगा ना, बाद में रिजल्ट आएगा ना। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? जहां भी जाते हो सभी में शुद्ध आत्मा देखो, और सभी की प्रकृति कैसी देखो? कुदरती रचना। इसीलिए क्योंकि क्या होता है कि हम ये उपयोग चूक जाते हैं और फिर कहते हैं हमको साइंस समझना है। तो साइंस में दृष्टि को तो परिपक्व करना पड़ेगा ना। ये साइंस कोई शब्द रूपी थोड़ी है, आकार रूपी थोड़ी है, वो विजन से दिखेगा ना। विजन से दिखेगा। अगर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, इनके सामने तीन व्यक्ति है, एक व्यक्ति के सामने तीन व्यक्ति है। पहली व्यक्ति के पूछा कि आपको ये क्या दिखता है, तो कि ये मेरा पिता है। दूसरे को पूछा तो ये मेरे पति है, और तीसरे को पूछा तो बोला ये मेरा पुत्र है। तो आप तीन हो या एक हो? तो तीनों को अलग क्यों दिखा? तो विजन से दिखाने कि व्यक्ति से अलग अलग दिखा। व्यक्ति के अंदर मेरा विजन है, ऐसे आप देखिए, उनका विजन था, उनको दिखा, उनका विजन था, तो चेंज क्या करना है? व्यक्ति को बदलना नहीं है, व्यक्ति को देखने की दृष्टि को बदलना है। हम प्रकृति को देखते हैं चर्म चक्षु से, तो ज्ञान चक्षु से उसमें शुद्धात्मा भी देखो। नहीं देख सकते? क्योंकि हमारे पास वो तो ज्ञान है कि शरीर जिंदा है तो आत्मा होना चाहिए, तो फिर जिंदा है तो आत्मा देख नहीं सकते। फिर ऐसा नहीं है कि हम फिजिकल आत्मा की बात करते हैं। हमको ये मालूम है कि लाइट चालू है, पंखा चालू है, पावर दिखता नहीं है, मगर मालूम तो है कि पावर है ही, बोलते नहीं है कि दिखता है, इसीलिए मानते हैं। पावर दिखता है मगर मानते हैं कि नहीं? क्योंकि पंखा, लाइट, तो पावर भी दिखे या बोलते नहीं है। ऐसे यहाँ श्वासोश्वास चालू है तो आत्मा की शंका है तो फिर देखने का ही तो है। हम कोई बनाने की बात नहीं करते, है ही उसको देखना है, बराबर के नहीं। और दूसरी बात, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग प्रकार की होगी। आकार के अंदर, रूप के अंदर कहो, गुण के अंदर कहो, वर्तन के अंदर कहो, भाषा के अंदर कहो, विचारों के अंदर कहो, कार्य के अंदर कहो, सबकी अलग अलग होगी। मगर सभी प्रकृतियों को भले अलग अलग है, मगर एक टाइटल कुदरती रचना से नहीं देख सकते? देख सकते। बोलते नहीं है। देख सकते। किसी भी प्रकृति हो, किसी प्रकार की प्रकृति हो, मगर है तो कुदरती रचना ने। तो देखने में क्या तकलीफ है? बहुत मेहनत पड़ती है, मगर प्रैक्टिस करते हैं। भले चमड़े की आंखों से बाहर की प्रकृति दिखेगी, मगर ज्ञान चक्षु से तो मालूम होना चाहिए कि ये ही कुदरती बराबर क्या नहीं? तो चर्म चक्षु और ज्ञान चक्षु दोनों क्या है? अलग है। समझ में आया? 2 साल के बच्चे को बाप दिखता है, मगर वो बाप है वो मालूम, और 5 साल के बच्चे को भी बाप दिखता है, मगर बाप है वो। तो डिफरेंस कहाँ रहा? आंखों में? तो बात कहाँ आ गई फिर? तो आंख अलग चीज है और दृष्टि अलग चीज है।
हम दृष्टि से शुद्धात्मा देखने की बात करते हैं, हम दृष्टि से कुदरती रचना देखने की बात करते हैं। आंखों से तो रिलेटिव सत्य ही दिखेगा, जो सबको दिखता है वही हमको दिखेगा, तो अलग थोड़ी दिखेगा। राम को सीता सीता ही दिखेगी ना, तो नहीं दिखेगी। और राम को सीता पत्नी नहीं दिखेगी, पत्नी भी दिखेगी, मगर अंदर की दृष्टि से शुद्धात्मा भी दिखेगा और कुदरती रचना भी। तो ये दृष्टि की बात है। तो राम सीता को सीता भी देखेंगे और शुद्धात्मा और कुदरती रचना भी, तो दृष्टि की बात है। इसमें किसी को त्याग करना है, छोड़ना है, बदलना है, वो तो बात नहीं है। भैया आप वाइफ को वाइफ देखो, कौन मना करता है, वो आंखों की बात है, मगर वाइफ में शुद्धात्मा नहीं देख सकते हैं, वो दृष्टि की बात है। वाइफ गलत करती है तो आपने डांटा कि बराबर नहीं है, ठीक है, मगर वही अवस्था आपको आप क्या कुदरती रचना नहीं देख सकते हैं? भले डांटा, आपकी प्रकृति भी कुदरती रचना और सामने वाले की प्रकृति भी, मगर उन्होंने गलती किया, मेरे को डांटना ही चाहिए, ये सोचने की क्या जरूरत है? उन्होंने गलती किया, वो भी कुदरती रचना, हमने डांटा, वो भी, उसमें कोई जगह सपोर्ट की जरूरत, क्योंकि हमको क्या देखना है? कुदरती रचना। मैंने किया, आपने किया, वो देखना। समझ में आया? आंखों से दिखेगा, अंदर समझना नहीं है। अंदर तो सनातन सत्य ही दिखना चाहिए। भले चमड़ों की आंखों से दृश्य दिखेगा, रूप रस गंध स्पर्श और आकार वो चमड़ों की, समझ में आया? पर ज्ञान की आंखें से तो कुदरती रचना और शुद्धात्मा ही दिखना चाहिए, उसमें कोई मेहनत, समझ में आया? तो मैंने आपको एक प्रयोग बताया कि इस प्रकार से प्रैक्टिस करते रहो। सुबह उठते ही घर में रहो या घर से बाहर निकलो, ये प्रैक्टिस करते रहो, कहाँ तकलीफ है? इसमें कोई स्पेशल समय देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? बोलिए। स्वामी जी, ये शुद्धात्मा देखना और कुदरती रचना देखना, ये दोनों में कुछ फर्क है कि सिर्फ राग द्वेष ना हो इसलिए अलग अलग? शुद्धात्मा देखना वो उनके अस्तित्व की बात है। पहले हम शरीर को अस्तित्व मानते थे, इस वक्त अभी किसको अस्तित्व मानेंगे? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा। फिर पहले ये मन वचन काया वो चलाते हैं ऐसा मानते थे, और हमारा मन वचन काया हम चलाते थे ऐसा मानते थे। अभी हमको समझ में आया कि हमारा मन वचन काया या सामने वाले व्यक्ति का मन वचन काया, दोनों का मन वचन काया कुदरती रचना है, उनकी अवस्था भी कुदरती रचना है। समझ में आ गए? बस इसमें ऐसा नहीं है कि उसको निर्दोष देखने के लिए, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है, ये सनातन सत्य है। पहले हम रिलेटिव सत्य को देखते थे, अभी रिलेटिव सत्य तो चमड़े की आंखों से दिखेगा, मगर हमारी दृष्टि रहेगी सनातन सत्य पे। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी आंख वैसी सृष्टि नहीं। कीमत दृष्टि की है, आंखों की नहीं। समझ में आया? तो आंखों से तो जो विनाशी है वही दिखेगा, मगर दृष्टि से हमको जो अविनाशी है, जो सनातन सत्य है, वो ही देखने का हर समय प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ जागृति की जरूरत है, कोई क्रिया की जरूरत, और जो क्रिया हो रही है इसको बदलने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ दृष्टि को बदलना है कि आंखों से दिखता है और दृष्टि से दिखता है, उसमें बहुत अंतर है। आंखों से रिलेटिव सत्य दिखेगा जो विनाशी है, और दृष्टि से सनातन सत्य दिखेगा जो परमानेंट है। बस दो ही बात है, और कुछ बात हम नहीं करते हैं। समझ में आए? जी जी जी। तो अभी क्या प्रश्न करना है, बोलिए।
जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये एक आपवाणी का दादाश्री का स्टेटमेंट है। जगतना कायदाમાં પૈસાની લેણ દેણ છે, જ્યારે કુદરતના કાયદામાં રાગ દ્વેષની। 500 રૂપિયા લીધા તેટલા પાછા આપીએ તો છૂટીએ એવો કુદરતનો કાયદો નથી। ત્યાં તો રાગ દ્વેષ વગર નિકાલ થાય તો છૂટાય, પછી 50 રૂપિયા જ કેમ નથી આપતા? इसमें क्या कहना चाहते हैं? ये कहना है कि दुनिया का जो कानून है वो अमाउंट और अमाउंट के ऊपर आधारित नहीं है। नहीं है। हमारा कर्मों का हिसाब अमाउंट से नहीं बना जी, मगर कितनी तीव्रता से राग या द्वेष किया उसी से हिसाब बना है। कुदरत ये भाषा देखती है। हाँ जी, कुदरत को अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। तो कुदरत ने कहा आपने कितने तीव्रता से राग किया है या द्वेष किया है, जी उसी प्रकार के आपको संजोग मिलेंगे। जी, अगर आपने द्वेष किया है, जी क्या किया है? द्वेष भाव में, क्रिया में नहीं जी, भाव में, भाव में, तो आपको हिसाब में द्वेष करने का ही संजोग मिलेगा। जी सामने वाला ऐसा करेगा कि आपको द्वेष ही होगा। जी, हाँ जी, अगर आपने राग का संजोग, राग का बीज डाला है जी, तो सामने वाला ऐसा मिलेगा कि आपको राग ही होगा, अच्छा क्योंकि बीज के आधार से फल है ना जी, और फल के लिए संजोग कुदरत देते हैं। हाँ जी, जी जी जी, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, तो इसी से ये राग में जो अभी होता है ना जी, वो डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज है। वास्तव में उसको राग द्वेष नहीं बोला जाता है जी, आध्यात्मिक परिभाषा में। उदय कर्म कहेंगे। हाँ, हाँ जी, मगर अज्ञानता के वश हम प्रकृति के साथ जुड़ गए हाँ जी, तो वो राग द्वेष जीवित हो गया। जी, क्या हो गया? जीवित हो गया। जी, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, जी, और जब जीवित हो गया तो उसके लिए तुम्हारी जिम्मेदारी आ गई, नया कर्म बना। जी, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये राग द्वेष की इंटेंसिटी के ऊपर में डिपेंड करता है हमारा बीच। लाइव इंटेंसिटी, लाइव इंटेंसिटी मैकेनिकल नहीं, नहीं जी, मैकेनिकल इंटेंसिटी कितनी भी पावरफुल है कोई फर्क नहीं, डिस्चार्ज तो डिस्चार्ज ही है। हाँ जी, मगर लाइव कितने इंटेंसिटी से जुड़ जाता है जी, इनके साथ, ओके, उसी प्रकार से नया चार्ज होगा। जी, अगर उदय कर्म में लाइट राग है मगर चार्जिंग में स्ट्रॉन्ग राग है हाँ जी, तो उसी प्रकार से चार्ज होगा। जी, मगर अगर उदय कर्म में स्ट्रॉन्ग राग है जी, मगर चार्जिंग में माइल्ड राग है हाँ तो जी। उसी प्रकार से चार्ज होगा। जी, और उदय कर्म में राग द्वेष दोनों है मगर आप दोनों को कुदरती रचना देखोगे जी। तो बिल्कुल राग द्वेष होंगे नहीं। ये आपकी दृष्टि के ऊपर आधारित है, जी, बाहर की परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं है, क्योंकि परिस्थिति तो कंपलसरी है, हाँ जी, वो भुगतान के लिए है, जी। उसमें चॉइस नहीं है। और चॉइस नहीं है तो जिम्मेदार भी नहीं है। जी, मगर प्रतिष्ठित आत्मा को जुड़ना या न जुड़ना जी। वो तो आपकी जिम्मेदारी है। मानोगे या नहीं मानोगे। जी, अज्ञानता से भी जुड़ गए हाँ जी, तो जिम्मेदारी तो आएगी। जी, किसने आपको मना किया कि विज्ञान नहीं जानो? जी, आपको जानना चाहिए हाँ जी, कि ये दुनिया है और दुनिया के अंदर हम आए तो दुनिया कैसे चलती है जानो। जी, जैसे हम भारत देश में आए तो भारत देश का संविधान मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है जी। और फिर आप गलती करोगे हाँ जी, तो क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा। आप कहेंगे हमको मालूम नहीं तो चलेगा? नहीं चलेगा। बोलते नहीं। भैया आप इस दुनिया में इस देश के अंदर आए तो देश का कानून जानना आपके लिए जरूरी है। जी, फिर आप नहीं जानोगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको माफ किया जाएगा। जी, अगर गलती किया है तो आपको फल तो मिलेगा ही। जी, समझ में आया? जी, ऐसा ही कुदरत का कानून है। आप नहीं मानते जी। मगर गलती करोगे तो कुदरत आपको पनिशमेंट करेगा। पनिशमेंट करेगी। हाँ जी। ये स्वामी जी लाइगो के पास में फुल फ्रीडम है ऐसा नहीं कह सकते अपन, क्योंकि जितना हमारा डेवलपमेंट है उतने ही लेवल का तो वो यानी कि बीज डाल सकता है। वो बराबर है जी,
कि जितना डेवलपमेंट है उसी लेवल का हम उपयोग कर सकते हैं। हाँ जी, वो करेक्ट है जी, पर साथ में हम डेवलपमेंट बढ़ा भी तो सकते हैं, ये बात है यहाँ पैरेलल। हाँ जी, हाँ जी, डेवलपमेंट जो लेकर आया है उसका तो ऑन द स्पॉट उपयोग कर सकते हैं। जी, जी, इसमें 3 बातें बताएं, जी, पिछले अवतार का डेवलपमेंट, हाँ जी, वर्तमान संजोग जी, और ये अवतार में मिला हुआ ज्ञान, हाँ जी, ये तीनों के म्यूचुअल प्रयास से जी, हम पुरुषार्थ में ये बातें सहायक होती है। हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, एक नहीं, तीनों तीनों के म्यूचुअल। अभी ये म्यूचुअल प्रयास से अगर आप विज्ञान में रहे, विज्ञान के उपयोग में रहेंगे जी, तो आपका डेवलपमेंट और आप हो सकता है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, अज्ञान भी इरेज होगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा जी, और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग के बीच करेंगे। एक बात इसमें और थी स्वामी जी कि अगर हम, जैसा आपने पहले बताया कि प्रकृति अगर हमारी सरल है तो ये जो भी डेवलपमेंट हम लेके आए हैं वो तो उपयोग करेंगे, फोकस कर सकते हैं उस पर और उसमें अपना डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए भी समय दे सकते हैं। अगर सरल प्रकृति है तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है हमारा। तो अज्ञान का नाश उतना करने के लिए के हाँ जी, इसी के ऊपर तो भारतवर्ष के अंदर त्याग का महिमा आया। जी, हाँ जी, त्याग का मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्तियां मेरे को परिवार में मिली वो खराब है, अच्छा, ऐसा नहीं है जी, मगर मैं उसका जो जवाब जिम्मेदारी का जो बोझ है जी, वो मैं वहन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जी, मेरा ध्यान अलग जगह पे है। हाँ। वो गलत नहीं है, ठीक बात है। आप समझे ना? जी, जी, और इसीलिए हमारे भारतवर्ष में उसको त्याग बताया। जी, त्याग का मतलब जिसको कोई परिवार की जिम्मेदारी उठाने की मानसिक क्षमता नहीं है, अच्छा, मानो कि शारीरिक और आर्थिक है जी, मगर मानसिक नहीं है, यानी उसके ऊपर अपना शक्ति गंवाना नहीं चाहता, तो वो क्या कहेंगे, भाई मेरे पास मकान मिलकर ये जो कुछ बंगला मोटर गाड़ी सब कुछ है जी। वो आप ले लो, ठीक है, मगर आप मेरे को मुक्त करो, जी। क्योंकि मेरे को आत्मा की अनुभूति के लिए साधना करनी है। हाँ जी, तुम सब गलत हो ऐसी बात नहीं, है, समझ में आया? जी। मगर मैं जो कुछ पुरुषार्थ करना चाहता हूँ ये परिवार के साथ पॉसिबल नहीं है, जी। क्योंकि अगर रहूंगा तो जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी, जी, तो इसीलिए त्याग का मार्ग है। हाँ जी, आप समझे ना? जी, मगर अभी जो त्याग का मार्ग है जी। वो प्रैक्टिकल, नहीं है, क्योंकि आप परिवार से तो त्याग ले लिया, ठीक है, घर के 4-5 व्यक्तियों से तो आपने त्याग ले लिया, जी, मगर वहां जाके हाँ जी, 2-3-5 साल के बाद जी, आपने 25-50 फॉलोअर्स बना दिए, जी, 2-4 शिष्य बना दिए, जी, अभी तो आपका संसार बड़ा हो गया कि छोटा है? और बढ़ गया, क्या है? हाँ जी, पहले तो छोटा घर भी चलता था, जी, चलो भी जैसे भी करके अपना समय निकालना है हम्म, और खाने पीने के लिए जो पैसा चले मिलेगा वो घर में से उससे घर चलेगा। जी, अभी तो आपने 50 व्यक्तियों का परिवार बढ़ाया, जी, 2-4 शिष्य बना दिए, हाँ जी, तो अभी आपको बड़ी संस्था बनानी पड़ेगी जी, और फिर संस्था चलाने के लिए मंदिर बनाना पड़ेगा, जी। बोलते नहीं हाँ है, जी। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सब लाइन फिर क्या हो गई, ये दूसरा बिजनेस चालू हो गया, जॉब और बिजनेस में छूटे, हाँ, यहाँ दूसरा बिजनेस, यहाँ संस्था बनाओ फिर मंदिर बनाओ, जी, पूरी परिभाषा ही बदल गई बिल्कुल, तो जो मकसद था हाँ जी। वो रहा नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी, त्याग मार्ग गलत नहीं है, हाँ जी, मगर त्याग मार्ग का जो पर्पस था जी, वो बदल गया, बदल गया, ये कहना चाहता हूँ। जी, और पहले लोग इसी के लिए त्याग लेते थे जी, कि भी हमको सत्ता संपत्ति संबंध और साधन नहीं चाहिए, जी, क्योंकि हमको आत्मा की साधना करनी है। जी, फिर वहां जाके भी वही किया, हाँ जी, पैसे का व्यवहार किया, जी, मंदिर और मकान बनाने का व्यवहार किया, जी, परिवार छोड़ के यहाँ शिष्य बढ़ाए, हाँ जी, फॉलोअर्स बढ़ाए, जी। तो जिम्मेदारी तो रहेगी आपकी, जी, रहेगी कि नहीं? रहेगी, रहेगी, तो फिर तो बात तो वही की वही हो गई, चाहे यहाँ है चाहे वहाँ है, जी, कान इधर से पकड़े, एक्टिविटीज बदल गई, जिम्मेदारी तो रही कि नहीं? रहेगी, रहेगी, यहाँ भी थी और यहाँ भी है, तो फिर क्या होगा? जी,
यहाँ आप आ गए, अभी लोगों ने कहा कि अगर आपको अच्छा प्रवचन वगैरह करना है जी। और शिष्यों को भी संभालना है जी। और आपके अनुयायियों को भी सत्संग रखना है तो आपको एक हॉल बनाना पड़ेगा जी। और हॉल के लिए 4 करोड़ रुपए का खर्चा आता है जी। तो आप प्रवचन करते जाओ और पैसा इकट्ठा करते जाओ। बोलते नहीं है। फिर हॉल बन गया, जी। फिर कहेंगे आप बार बार क्या करोगे हॉल बना के, हॉल तो बन गया ठीक, मगर इसको भी चलाना तो पड़ेगा ना, लाइट बिल आएगा, टैक्स आएगा, सफाई का, कर्मचारी का, सिक्योरिटी का, सबका पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कैसे करोगे? तो बगल में एक मंदिर बना दो। अच्छा। ATM क्या नहीं समझ में आया? हाँ जी। बोलते नहीं है। ATM। फिर इसमें पूजा पाठ रखेंगे जी। फंक्शन रखेंगे, फिर वो क्या कहते हैं, वो करते हैं ना भंडारा। अच्छा। भंडारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भंडारा? हमारे गुजरात में भंडारा नहीं बोलते कोई। हाँ, इधर होता है। ये हिंदी भाषा का शब्द है भंडारा, हमारे गुजरात में होता भी नहीं है। हिंदी भाषी लोग करते होंगे गुजरात में, मगर गुजरात का वो नहीं है, परंपरा नहीं। अच्छा। तो ये भंडारा करते हैं। ठीक। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? भंडारा करना पड़ेगा। जैसे कोई बिजनेस वाला बिजनेस करता है और अभी पुराना माल बहुत बचा हुआ है तो सेल निकालना पड़ेगा, बोलते नहीं है। स्कीम निकालेंगे, नहीं सेल निकालेंगे तभी जाएंगे, 20% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 50%, तभी तो जाएगा। तो भंडारा वही तो है, सेल ही तो है। जी। सबको इकट्ठा करो जी। और बड़ी बड़ी बातें बताओ कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये प्रोजेक्ट है हमारा, इसके लिए ऐसा पैसा चाहिए। तो लोग क्या करेंगे? फिर देंगे या तो निकालेंगे कि चलो भी हम 5 साल में हफ्ते हफ्ते देंगे। यही तो भंडारा है जी। कि नहीं? तो ये संसार ही तो है। जी। परिवार के अंदर एक लड़का ज्यादा कमाता है और एक लड़का कम कमाता है, तो पिताजी को जो ज्यादा कमाता है उनके ऊपर ज्यादा प्रेम रहता है। अच्छा। कम कमाता है तो बोला ये क्या, वो तो हमारा घर का देना पड़ता है उनको। वो शादी तो कर लिया, उनके 2 बच्चे हैं, वे 4 व्यक्ति का खाने के, तो वो कमाता नहीं है, तो हमको तो जोड़ना पड़ेगा ना। ऐसा बताएगा। ऐसे यहाँ भी ऐसा है, कोई शिष्य अच्छा वक्ता है तो पैसा ज्यादा लाता है, तो गुरु कहता है मेरी कृपा उनके ऊपर ज्यादा है, और ये घूमता है तो कुछ लाता ही नहीं है। तो ये नौकरी करने के लिए थोड़ी आया था, मगर दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, बोलते नहीं है। समझ में आया? तो ये सब संसार ही है, ये भोगी का संसार, ये त्यागी का संसार, दोनों संसार ही है। समझ में आया? जी। तो इसीलिए दादा भगवान ने कहा साधु बनने की जरूरत नहीं है जी, सीधा बनने की जरूरत है। क्या बताया? सीधा बनने की। हाँ। जी। और सर मुड़ाने की जरूरत नहीं है जी, मन मुड़ाने की जरूरत है। सर मुड़ाया, सर मुड़ाते ही बोले। व्यवहार की बात करता हूँ, आपकी बात नहीं करता। हाँ, कोई बात नहीं। तो सामाजिक व्यवहार से करना पड़ता है जी। मगर मतलब त्याग का मतलब हमने सर मुड़ा दिया वो नहीं चलेगा, मन का मुंडन करना पड़ेगा। यानी विनाशी कोई भी चीज में फिर इंटरेस्ट नहीं होना तो मन को मुंडन कर दिया, ये चाहिए, ये चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? इस चार्ज में सर मुड़ाया, अब चार्ज में मन मुंडाना पड़ेगा। हाँ। एग्जाम्पल भी सामने। अच्छा स्वामी जी, एक डाउट था कि जैसे लास्ट बार का हमारा जो डेवलपमेंट है उसके आधार पर प्रकृति अभी डिस्चार्ज में थोड़ी सी टेढ़ी आ गई है, तो चार्ज में ऐसी क्या उपाय है या ऐसी कैसी दृष्टि का हम प्रयोग करें कि नेक्स्ट बार हमारा थोड़ा सरल प्रकृति आए और विज्ञान पे हम ज्यादा फोकस कर सके? क्या ऐसा उपाय? तो हमारे लिए तो अभी सरल है, क्योंकि हमने तो सिद्धांत बता दिया है सबको कि सुबह और शाम जब भी याद आए तो एक ही भावना करो हर संजोग में जी। और अगर संजोग नॉर्मल है तो भी एक ही भावना करो, हे अंतर्यामी परमात्मा, हमको मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग प्राप्त हो जी। उसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ, और कुछ अलग भावना करने की जरूरत नहीं है, मगर ये भावना भी सोच समझ के, मैकेनिकल नहीं जी, सोच समझ के। मतलब
हमको दुनिया की हर विनाशी अवस्थाओं को, जी विनाशी अवस्थाओं की वैल्यू दृष्टि में क्या करना है? जीरो। और इसीलिए हमको जो भी संजोग मिलेगा जी वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होना चाहिए। हाँ जी अभी संपत्ति को बढ़ाना है, परिवार को बढ़ाना है, जी। स्टेटस को बढ़ाना है, जी ये हमारा शब्द नहीं होगा, भले आए या जाए मगर शब्द नहीं नहीं होगा। रहेगा। तो ये बात है। हाँ जी हाँ जी। एक दूसरा था ये दादाश्री का ही है स्टेटमेंट ये, એટલે આપણે તો છેતરાઈને આગળ જવું, સમજીને છેતરાવા જેવી પ્રગતિ આ જગતમાં કોઈ પણ નથી। इसमें क्या कहना चाहते हैं दादाश्री? वो कहने का मतलब ये कहते हैं कि दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ है जो छेतराता नहीं है। अच्छा, छेतराने का हिंदी में मीनिंग कुछ है सर? छेतराने का मतलब होता है धोखा खाना। धोखा खाना। हाँ, धोखा खाना। धोखा नहीं, धोखा नहीं, वो कपड़े धोने का आता है। धोखा। धोखा, खरगोश का धोखा घड़ी बोलते हैं जी, धोखाधड़ी। धोखा। हाँ जी। धोखा नहीं खाने। तो ज्ञानी पुरुष ये कहते हैं हम जान कुछ कर ही हम धोखा खाए तो अच्छा है। अच्छा, उसका मतलब ये है क्योंकि जी कुदरत हम सबको धोखा देती ही है, जी बोलते नहीं है। हम जी। सबको कुदरत धोखा देती है। हाँ जी कैसे देती है? जो चीज देती है जी, वो ले भी लेती है ठीक बात। और हम मेरा मेरा करके फिर छोड़ देते हैं। क्या करेंगे? जी मेरा कहने से वो रहती नहीं है, हमने कहा माता पिता मेरा है, चला जाएगा, आया ना, चला जाएगा। हम कहेंगे ये परिवार मेरा है, लड़की मेरी है, एक दिन चली जाएगी। लड़का मेरा है तो भी चला जाएगा। जी अभी कलयुग में तो साथ में नहीं आएगा। नहीं रहता है। सतयुग में आता था क्या साथ? सतयुग में साथ छोड़ता नहीं था। अच्छा जी 100 कौरव भी साथ में ही रहते थे हाँ, सही। और पांडव भी साथ में रहते। साथ में ही रहते थे, भले झगड़ा करें। अच्छा रहने का तो साथ में, भले मारा मारी करें। जी क्योंकि उस समय ऐसा था जी। कि बड़े व्यक्ति ही जिम्मेदार होती है, तभी तो हम फ्री घूम सकते हैं। हाँ, ये आप नहीं समझे? समझ गए। और अभी तो सबका घर अलग अलग, सबकी जवाबदारी क्या गई? अलग अलग। अलग हो गई। तो पहले तो परिवार में जो मुखिया होता है वो जो कहेगा जी वो ही होगा। हाँ जी और इसीलिए कहीं भी आना जाना है तो बोला नहीं हमारे पिताजी तो घर पे है, जी, तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। और बाकी भाई भाई भी है घर में। जी तो कई व्यक्तियों को कहीं जाना है आना है तो आ सकते थे, फ्री होते थे जी जब बड़ा परिवार होता है। हाँ जी अभी तो छोटा परिवार हो गया, हाँ जी तो फिर क्या करोगे? कोई भी तकलीफ आती है तो फिर बाहर से बुलाना पड़ता है। जी आप समझे? जी तो ऐसा है। हाँ जी, तो फायदा भी है और नुकसान भी। नुकसान भी है। हम्म, तो ये समय समय की सोच है। तो कलयुग में लोग साथ में रहते थे जी और सतयुग में और कलयुग में सब विभाजन करते हैं जी और विभाजन को बढ़ावा भी देते हैं। जी, क्या बताया? बढ़ावा देते हैं। नहीं मालूम होता है कि साथ में रहने से क्या फायदा है। एक परिवार 25 व्यक्ति का है, कितना है? 25 व्यक्ति। हाँ, जिसमें दादा दादी सब भाई आ गए, भाभी आ गए, उनके बच्चे आ गए, जी 2-3 बहनें भी घर पे है वो भी आ जी। गई। ऐसे करके 25 व्यक्तियों का परिवार है। जी अभी वो परिवार में एक बच्चा आएगा, जन्म लेगा, जी तो 25 खोपड़ियों के साथ जिएगा। बोलते नहीं है जी तो कितना पावरफुल हो जाएगा 15-20 साल में। जी बोलते नहीं है। 25 खोपड़ी घर में ही है और सबके साथ एडजस्ट होना है। हाँ। अगर 25 खोपड़ी के साथ 20 साल एक्सपर्ट हो गया तो दुनिया में कहीं जाएगा तो पीछे नहीं रहेगा। बोलते नहीं है। और अभी तो टेस्टिंग ही नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों से बार बार नहीं बनती है क्योंकि परिपक्व नहीं हुए हैं। सही बात। नहीं तो पहले तो क्या था, घर से बाहर निकलना है तो पिताजी को माताजी को पूछना पड़ता था जी
कि हम पिक्चर में जाए पिक्चर देखने के लिए जी तो पिताजी बोलता है बहुत पैसा आ गया है क्या, रहो घर में। तो फिर कुछ बोलते हैं नहीं, एक मतलब उसका सम्मान करते थे, विनय विवेक रखते उनको हाँ विनय करते थे जी और उसमें एडजस्ट भी हो जाते थे। जी। और आज हस्बैंड वाइफ दोनों है और वाइफ कहता है पिक्चर देखने जाना है, वो मना करेंगे तो मैं किचन ही रसोई नहीं बनाऊंगी, जाओ तुम बाहर अभी जी। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्या नहीं है। सही है। यानी आप जब छोटा कुटुंब हो गया तो दोनों की जिम्मेदारी आमने सामने हो गई तो फिर अहम बढ़ जाता है जी। और इतना बड़ा परिवार है तो अहम टकरा के क्या हो जाता है, माइंड हो जाता है। माइंड हो जाता है। समझ में नहीं आया? हाँ जी हाँ जी। तो इसीलिए छोटे परिवार में अहंकार बढ़ता है जी और बड़े परिवार में अहंकार टकराते टकराते एकदम शांत माइंड हो जाता है जी। यानी एडजस्टेबल हो जाता है क्योंकि इस प्रकार की प्रकृतियां परिवार में वो देखते हैं जी। आज आपको मना किया कल दूसरे भाई को मना किया कल तीसरे भाई को मना करेंगे तो आपने देखा है कि परिवार में तो ऐसा ही चलता है और इसलिए मेरे अकेले के लिए ऐसा किया वो बात नहीं है। समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। ऐसा है जी। तो इसीलिए कहता है कि ये जो परिपक्व होना है जी तो इसी प्रकार से होते हैं। जी आज भारतवर्ष के अंदर जी जो लोग छोटी उम्र से जी बहुत प्रकार की सामाजिक और आर्थिक संघर्ष के साथ जी पढ़ते हैं, हाँ जी ध्यान दे के पढ़ते हैं जी क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे माता पिता के जो पैसा है जी। वो पसीने के पैसे हैं, ठीक बात है। तो इसीलिए हमको पढ़ने में भी ध्यान देना चाहिए। लगाना पड़ेगा क्योंकि वो रिजल्ट मांगेंगे, हमको पढ़ाएंगे जी मगर रिजल्ट भी तो मांगेंगे ना। हाँ जी हाँ जी। ये महोत्सव के पैसे जी नहीं है, नहीं है। वो खर्चा भी कम करेंगे हाँ जी क्योंकि पढ़ाई करना है, जी डिग्री प्राप्त करना है, जी तो कम खर्चे में भी एकाग्रता के साथ पढ़ के अच्छे मार्क्स लाना है। जी और जब अच्छे मार्क्स लाएंगे तो उनको अच्छा जॉब मिलेगा या तो अच्छा बिजनेस में पार्टनरशिप मिल जाएगी। जी आज देखो पूरे अमेरिका के अंदर जी 25 बड़ी कंपनी, अमेरिका की फर्स्ट 50 कंपनी, कितनी? फर्स्ट 50 जी। अमेरिका की 50 बड़ी कंपनी में से हाँ जी 50% जी। या 60% सीईओ भारतीय है ठीक बात क्योंकि लोगों को इतना विश्वास है जी। कि भारतीय लोग बहुत बुद्धिशाली होते हैं और इकोनॉमी वाले होते हैं, कर कसर। आप समझे ना? जी तो वो खर्चा भी कम करेंगे जी। और इनकम कैसे आएंगे यही सोचेंगे। जी वो प्रैक्टिकल होते हैं, जी उनका जीवन पहले से ही ऐसा बना हुआ है। जी समझ में आया? हाँ जी और फॉरेन के जो पढ़े लिखे हुए बच्चे होते हैं जी वो उनकी सोच कैसी होती है? ठीक फॉर्मालिटी वाली। अच्छा क्या होती है? फॉर्मेलिटी भाई एक आप देखो, मैं छोटा एग्जांपल दूं, जी जैसे फॉरेन के अंदर खास करके अमेरिका के अंदर मोटल चलती है जी और मोटल का बिजनेस तो 24 घंटा होता है। जी ऐसा नहीं कि 8 घंटे का 10 घंटे, वो 24 घंटा है, जी। कभी भी कस्टमर आ सकते आ सकते हैं। जी तो विदेश के लोग होंगे तो मोटल करेंगे जी तो वो 3 शिफ्ट के 3 कर्मचारी रखेंगे क्योंकि जी। 8 घंटे से ज्यादा आप जॉब नहीं करते नहीं कर सकते, नहीं तो आपको ओवर टाइम देना पड़ता है। तो वो 3 शिफ्ट के 3 कर्मचारी रखेंगे, भले एक भी पेशेंट एक भी मतलब क्या कहेंगे कस्टमर आए यहाँ ना आए, मगर आपको एम्प्लॉय तो रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो 3 एम्प्लॉय रखेंगे, जी इसके ऊपर मैनेजर रखेंगे हाँ जी तीनों को ध्यान रखने के जी लिए, फिर एक मेंटेनेंस वाला रखेंगे, जी फिर एक कमरे को सफाई करने वाला रखेंगे। हाँ जी आप समझे? जी तो इलेक्ट्रिशियन रखेंगे, जी तो इतना सारा खर्चा तो मिनिमम करना ही पड़ेगा, हाँ जी टैक्स भी भरना पड़ेगा, जी तो ये तो करना ही पड़ेगा। जी। इतने सारे व्यक्तियों को सैलरी देना पड़ेगा हाँ जी और बैंक का हफ्ता भी भरना पड़ेगा। जी इसके बाद बचेगा तो आपको काम में आएगा। हाँ जी यस के नो? जी जी तो हमारे इंडियन लोग क्या कहते हैं करते हैं, हाँ जी अगर वो मोटल लेते हैं जी तो तीनों सीट में वही बैठते हैं, तीनों बोलते से- नहीं है, जी नो एम्प्लॉय। ठीक है और सुबह होता है तो हस्बैंड वाइफ कमरा बना देते हैं। जी नहीं समझ में आया? सही। वहां भी नहीं चाहिए,
जी। लॉन्ड्री खुद करते हैं, वहां भी नहीं चाहिए जी। और छोटा मोटा जो प्लम्बिंग वगैरह काम है वो सीख लेते हैं तो वो भी खुद कर लेते हैं। यानी इतना पैसा बचाया वो आपकी इनकम हो गई है। जी। नहीं समझ में आया? समझ गए। तो आपको प्रॉफिट दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा ही। उनको नहीं दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी। तो ये हमारी पॉलिसी है, जी। जो भी काम हम कर सकते हैं जी। वो सीख के करेंगे। एक बार तो बुला दिया, फिर मालूम हुआ कि ये प्लम्बिंग में तो ये फिट करना है, इससे फिट करना है और ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, हमने बाजार में से ला लिया, अभी हम खुद कर सकते हैं, इनको बुलाने की जरूरत नहीं। छोटा मोटा इलेक्ट्रिक का काम हम कर सकते हैं, जी। सिंक बदलने का काम हम कर सकते हैं, जी। इंस्ट्रूमेंट तो मिलता है। हाँ जी। तो ऐसे बुद्धिशाली होते हैं कि जो भी काम करवाते हैं तो वहाँ अटेंशन देते हैं जी। और सीख लेते हाँ हैं, जी। फिर दोबारा इसको नहीं बुलाते हैं तो वो पैसा। तो यानी ये ऐसा इंडियन लोगों की ये बुद्धि होती है। जी। समझ में आया? ऐसे उनकी सेविंग ज्यादा दिखती है। हाँ, इनकम सेम होती है जी। मगर इनकम प्रॉफिटेबल दिखती है क्योंकि एक्सपेंस नहीं है। उनकी भी इनकम इतनी होती है मगर एक्सपेंस में चली जाती है। हाँ जी। तो प्रॉफिट नहीं दिखता। जी। अभी समझ में आया? हाँ जी। हाँ जी। स्वामी जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। बोलिए। ये आप इतने छोटे उम्र में इतने ज्यादा तैयार हुए, इसके पीछे का राज क्या है? पहले अवतारों में बहुत मार खाया था। लोगों ने टीप टीप के तैयार कर दिया। अच्छा। जी। तो यानी मार दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। जी। इसी से हमारा घड़तर होता है। अच्छा। हमारे पहले जब हम पढ़ाई करते थे, आज से करीब 25, 30, 40 साल पहले की बात करता जी। हूँ। जी। उस समय हमारे गुजरात में कहते थे जी। कि सोटी वागे चमचम और विद्या आवे छम छम। और अभी तो मारने का प्रतिबंध कर दिया। जी। ऐसा है। अच्छा। जी। 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 तो अभी बच्चे बोलते हैं कि पिताजी या माताजी जी। बच्चे को मार नहीं सकते हैं, हाँ जी। घर में भी। जी। आप समझे? जी। जी। ऐसा रिस्ट्रिक्शन आ गया। जी। मगर पहले जमाने में तो बच्चा 10 साल का है, 20 साल का है, 40 साल का है या 50 साल का शादी किया बच्चा है, जी। मगर पिताजी की बात नहीं सुनते थे हाँ जी। तो वो चाटा लगा देते थे। आप समझे ना? तो उसका ये दिमाग में 3G 4G सब आ जाता था और कोई समझने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया? जी। 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 तो ये हमारी साहसिकता थी, ऐसा मारना वो नहीं था। जी। जी। ठीक बात। क्या सरल बात भी नहीं समझते हैं तो वो क्या करेंगे? जी। फिर समझ जाते हैं जी। तो बाद में दोबारा ऐसी जिद नहीं करते। उसका मकसद ये था, मारना वो मकसद नहीं था। जी। मगर सरल बात को अगर नहीं समझ पाते अहम के कारण तो वो इस प्रकार से समझाते थे। जी। और छोटी उम्र में जब मारते थे, जी। ऐसी सोटी मारते थे टीचर, जी। तो बच्चे डरते थे, जी। पढ़ाई में ध्यान रखते थे, लेसन में ध्यान रखते थे, रेगुलर जाने में ध्यान रखते थे, स्कूल में टाइम पे जाने में ध्यान रखते थे। टाइम पे नहीं गए तो आपको अंगूठा पकड़ना पड़ेगा। जी। समझ में आया? और बहुत धमाल करते थे हमारे जमाने में, तो उसका अंगूठा पकड़ाते थे और उसके ऊपर सोटी रखते थे। इसके ऊपर जैसी गिर गई 2 लगाओ, फिर लगाओ। तो अंगूठा पकड़ना, सोटी भी खाना, तो अटेंशन देना पड़ता था। ऐसा नहीं कि अंगूठा पकड़ना है। जी। आप समझे? वो सोटी नहीं गिरे उसका भी ध्यान रखना पड़ता था। यानी आपको एकाग्रता सिखाते थे। जी। यानी वो मार के साथ आपको ज्ञान भी देते थे। जी। और जागृति देते थे कि नहीं ये तो करना ही पड़ेगा। जी। समझ में आया? हाँ जी। सब कुछ छोड़ के लेसन तो करना पड़ेगा। जी। सब कुछ छोड़ के ड्रेस पहनना ही पड़ेगा। जी। सब कुछ भूल के, खेलना भूल के टाइम पे जाना ही पड़ेगा। जी। नहीं तो टीचर डांटेंगे, खड़े रखेंगे। हाँ जी। आप समझे? तो ये डर था। जी। आप समझे? हाँ जी। अभी वो नहीं है। तो स्वामी जी, घड़तर के लिए और कोई विकल्प नहीं है? सोटी खाए बिना घड़तर नहीं हो सकता? सोटी तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोटी का मतलब होता है, जी। गड़तर का मतलब होता है लोगों के साथ परिचय में रहते हैं युवानी में। जी। और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं तो आपका घड़तर हो जाता है। अच्छा। अपने आप स्वतंत्र रहने की कोशिश करते हैं तो घड़तर नहीं होता है। अच्छा। ये मेरा कहने का। जी। जी। जी।
आप समझे? हाँ जी। क्योंकि सबकी खोपड़ी अलग अलग है। हाँ जी। और खोपड़ी अलग अलग है, सबके विचार भी अलग अलग है जी। उसमें एडजस्ट होना सही बात। तो वो ट्रेनिंग हो जाती है जी। वो घर से ही ट्रेंड होना शुरू हो जाता है। हाँ जी। इसीलिए। और आज घर में ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो बाहर टकरा जाते हैं। हाँ। वो बोला हमारे मालिक ने ऐसा कहा तो मैंने नौकरी छोड़ दिया। जी। तो वाइफ कहती फिर घर कैसे चलेगा? ठीक बात है। आप समझे? जी। मगर पहले ऐसा नहीं नहीं करते थे। वो पिताजी कहेंगे कि भी हमारे मालिक जो थे, कंपनी के मालिक, उन्होंने मेरे को डांटा। तो पिताजी यही कि तुम्हारी गलती होगी। ऐसा नहीं कि उनकी गलती होगी तुम्हारी गलती होगी। जी। काम तो करना ही है हमको। ठीक। आप समझे? ये सिखाते थे। जी जी। अब ये कौन सिखाएगा? तो बात ये थी। जी। तो इसीलिए युवानी की जो उम्र होती है 25-30 साल तक की, उसमें ज्यादा से लोगों से परिचय रहता है जी। तो हमको कुछ सीख मिलती है। ठीक बात। काम भी करना पड़ता है एक दूसरे का, मगर सीख भी मिलती है जी। और जीवन जीना क्या हो जाता है? सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक बात है। अकेले रहना, 2 व्यक्ति ही रहना, और फिर प्रॉब्लम आता है तो फिर टेंशन हो जाता है अभी क्या होगा। आप समझे ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी हम ऐसा नहीं कहते कि लोगों के साथ बहुत ज्यादा लगाव रखाव, ऐसा नहीं जी, मगर एक फ्रेंडली रिलेशन तो रहना चाहिए, होना चाहिए ताकि एक दूसरे को एक दूसरे काम में आए, कम से कम। मुझे बार बार एक दूसरे के घर पे नहीं जाए, मिलते रहे, बात करते रहे। आप समझे ना? इसीलिए तो एक दूसरे के प्रॉब्लम्स भी आता है तो हमको लगता है कि हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम घर पे पैसा देते हैं जी, हर समय 500 रुपया की टूट होती है हर महीने जी। हमको लगता है कि क्या करेंगे, ये पगार कब बढ़ाएगा कब बढ़ाएगा। वो लोग को कहेंगे क्या करेंगे, आवक कम है और जावक ज्यादा, ऐसा हम रोते रहते हैं जी। आप समझे? मगर जब दूसरा हमारा दोस्त है वो भी पैसा कमाता है, उन्होंने भी शादी किया, उन्होंने भी मकान लिया जी, फिर वो कहेगा कि भाई क्या करेंगे, हमारे पगार में से तो 75% तो मकान के हफ्ते में चले जाते हैं, अभी जो बचाए उसमें से ही घर चलाना है। ठीक बात है। तो पेट्रोल का भी पैसा कभी नहीं होता है तो साइकिल पे जाना पड़ता है जी। ये कपड़ा पुराना है मगर नहीं ले सकते हैं, तब हमको मालूम होता है कि हम सुखी हैं। एक दूसरों को देखकर ही तो मालूम होता है जी जी जी। तो अपने आप को हम जिस प्रकार से नापते हैं वो दूसरे को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ऐसा है नहीं, सबका जीवन ऐसा ही है संघर्षमय। समझ में आया? हाँ जी। तो इसीलिए फिर हमको एडजस्ट होने का क्या हो जाता है, इजी हो जाता है जी। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो जीवन के अंदर घड़तर बहुत अच्छी चीज है जी। घड़तर का मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान। हाँ जी। और घड़तर को आप हिंदी में क्या कहोगे? तैयार होना। तैयार होना जी। गणना। हाँ, गणना ही बोलते हैं। खड़ना खड़ना गढ़ना 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 कहते हैं वो कभी जैसे हाँ तो सिर्फ करता है ना कि कुम्हार घड़े को गढ़ता है, कुम्हार जो है नीचे हाथ दे करके और गढ़ता है, वही है। वही है गुजराती शब्द में घड़तर हो जाता है, घड़ा बनाने वाला। इसको गढ़ना बोलते हैं हिंदी में। ठीक बात है, गढ़ना हो जाता है गुजराती में। जी जी। जब व्यक्ति शादी करती है तो दोनों का अहंकार होता है, दोनों का जीवन जीने का प्लान होता है। क्या होता है? दोनों का प्लान। शादी करते तब नई शादी करते दोनों का अपना अपना प्लान होता है। मैं शादी करके ऐसा करूंगा, लेडीज समझे कि मैं शादी करके ऐसा करूंगा, ऐसा दोनों का प्लान होता है जी। जैसे जैसे लाइफ जाता है टकरा के सब प्लान चूर हो जाता है, फिर बोलता है जो होता है वही प्लान है हमारा। और प्लान तब फिर कुदरती रचना समझ में आती है, तो फिर समझ में आ जाता है कि प्लान करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो ऐसा होता नहीं और कर भी नहीं सकते, हमारे जीवन में वो प्रैक्टिकल ही नहीं है जी। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे जी मालूम हो जाता है। ये शादीशुदा लोगों को लगता है सनातन सत्य जल्दी समझ में आ जाएगा, शादीशुदा लोगों को सनातन सत्य जल्दी समझ में आ जाएगा। शादीशुदा व्यक्तियों को सनातन सत्य जल्दी समझ में आ गया ऐसा नहीं है, समझ में दृष्टि होनी चाहिए। अच्छा, बिना दृष्टि क्या करें? नहीं तो मार खाए रहते हैं तो पकड़ में आ जाता है जल्दी।
अनुभव रहता है जीवन का, टकराहट होती है हमारे के बहुत सारे महात्मा जी अलग अलग समय पे, अभी तो नहीं करते थे, पहले करते थे प्रश्न जी कि स्वामी जी तुम ये धर्म वाले, ये संस्था वाले ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं जी, तो आप क्यों नहीं करते हैं? अच्छा क्या बताया जी, आप ब्रह्मचर्य की बातें क्यों नहीं करते हैं? हाँ जी कई लोग ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, शिविर करते हैं, उनके ऊपर सत्संग करते हैं, जी तो वो आप क्यों नहीं करते हैं? हाँ जी। तो मेरा पहला उत्तर था कि मैं मन वचन काया वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य वो मन वचन काया की बात है। जी ठीक है, पहली बात। ठीक। दूसरी बात, मैं ऐसा मानता हूँ हाँ जी कि ब्रह्मचर्य रखने से या न रखने से मुक्ति या आत्मा की अनुभूति को कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा, क्या बताया? ब्रह्मचर्य रखने या न रखने से आत्मा कोई फर्क नहीं अच्छा होगा। जी क्योंकि जी हम जिन जिन व्यक्तियों को हाँ जी श्रद्धा से जी भगवान मानते हैं हाँ जी, वो सभी शादीशुदा थे। एक बात बोलते नहीं है सही है। हाँ या ना? तो हाँ बोलो। जी हाँ जी हाँ जी राम भी शादी किया था, जी। कृष्ण ने भी किया था, जी। महावीर ने भी किया था, जी सभी तीर्थंकरों ने किया था, हाँ जी, दादा भगवान ने भी किया था। जी। बोलते नहीं है। ठीक बात ये जिसको भगवान मानते थे वो शादीशुदा थे, जी और वो मोक्ष की बात करते थे, वो हम मानते थे। जी। और हमको मोक्ष में जाना है तो शादी नहीं करने का। ये कैसा है? तालमेल तो बैठना चाहिए कि नहीं? कॉन्ट्राडक्टरी हो गया ये तो। हाँ, तो मैं क्या कहता हूँ, कोई व्यक्ति को अपने आप शादी नहीं करना है जी या किसी को करना है, जी। इसको सब्जेक्ट मत बनाओ। ठीक बात वो अपनी अपनी चॉइस है। जी। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हाँ जी और करना है तो कोई बात जी। नहीं, मगर ये कंडीशन नहीं रखो कि नहीं करेंगे तो ही मोक्ष होगा। ये कंडीशन नहीं रखो। मत रखो। बस जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ जी नहीं करना वो कोई गुनाह नहीं है, जी मगर वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि नहीं करोगे तो ही होगा। जी। ऐसी कंडीशन नहीं होना मत रखो। जी आप समझे? हाँ जी राम को भी बहुत बच्चे थे, कृष्ण को भी बहुत रानियां थी और बच्चे थे, जी महावीर को भी बच्चे थे, जी ऋषभदेव भगवान को भी 102 बच्चे थे। जी आप समझे? हाँ जी यानी सभी लोगों को। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि बच्चा कम करो ज्यादा करो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, मगर मेरा कहने का मतलब ये है जी कि सभी लोगों ने अपना नॉर्मल जीवन जिया था हाँ जी और ज्ञान से मुक्ति पाई। उसमें मन वचन काया का सब्जेक्ट बीच में नहीं है ये मेरा कहने का मतलब है। जी मैं समझ में आया मेरी बात? हाँ जी हाँ जी तो फिर जो सोशल टॉक है, जी जो फिजिकल टॉक है, जी वो मेरा सब्जेक्ट, नहीं क्योंकि मैं सामाजिक और धार्मिक और शारीरिक मनोवचन काया की बातों को कुदरती रचना मानता हूँ, और इसलिए वो मेरा सब्जेक्ट। नहीं क्योंकि जब कुदरती रचना है तो आपके पास चॉइस नहीं बस। जी समझ में आया? हाँ, इसीलिए मैं नहीं करता। जी किसी को करना है न करना है वो उनकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। जी जी मोक्ष के लिए वो कंडीशन नहीं ठीक बात मोक्ष के लिए तो अज्ञान को मिटाना वही कंडीशन है। क्या बताया? फुल एंड फाइनल कंडीशन अज्ञान को मिटाना। और अगर कोई बात को समझना है तो पांचों इंद्रियों के विषयों की वैल्यू 0 कर दो बस। जी दृष्टि में, किसमें? दृष्टि में मैं व्यवहार की बात नहीं करता हूँ, दृष्टि। जी दृष्टि में पांचों इंद्रियों की विषयों की वैल्यू क्या कर दो? 0 क्योंकि उसमें सुख नहीं है। सिर्फ मान्यता है, ठीक बात है, सिर्फ मान्यता बस। जी इस संसार में सुख और दुख दोनों बिलीफ है, हकीकत नहीं है। जी दोनों बिलीफ है। दोनों, जी दुख भी बिलीफ है, जी सुख भी बिलीफ है। जी हकीकत में जी कर्म की भुगतान है। जी टाइटल आप दे रहे हैं हाँ जी। कि उनको सुख कहूँ या इसको। दुख को कुदरत कभी टाइटल, नहीं देती। कुदरत तो कर्मों का फल देती है, बस और फल को टाइटल कौन देता है? हम देते। समझ में आता हाँ है? जी हाँ जी एक व्यक्ति को खाना नहीं मिलता है जी और आपने शाम को रात को 10 बजे ठंडा खाना बचा हुआ भी दिया, तो उनके लिए सुख है या दुख है?
सुख है, सुख। और घर के अंदर बैठी हुई व्यक्ति सो गई है, जी। हमने खाना खा लिया है, तो रात को 10 बजे उठेंगी, फिर कहेगा यहाँ बचा हुआ खाना है खा लो। बोला ऐसा खाना कौन दे, लात लगाएगा, गरम गरम बनाओ। तो उनके लिए क्या है वो सुख है। तो सुख दुख मान्यता है कि हकीकत है? मान्यता। हाँ जी, मान्यता है कि हकीकत है? मान्यता। मंदिर के बाहर भिखारी खड़ा है जी और मैं उसको भीख मांगता है, जी। मैंने भिखारी को 5 रुपया दिया है, हाँ जी, तो उनके लिए सुख है या दुख? सुख। भिखारी वहाँ खड़ा है हाँ जी, और मैंने दया भाव से उसको 5 रुपया दे दिया, जी। तो उनके लिए सुख है या दुख? सुख है। और वही मंदिर के बाहर कोई BMW में आएगा, उतरेगा और हम इसको 5 रुपया देंगे तो दुख है। तो हकीकत है या बिलीफ है? बिलीफ। बोलते नहीं है। बिलीफ है। एक व्यक्ति कहता है शादी करना सुख है, दूसरा कहता है शादी करना दुख है, जी। तो वास्तव में है क्या? बिलीफ। हकीकत है क्या है? नहीं है। कुछ नहीं है। जी एक कहता है बच्चे नहीं है इसलिए दुखी है, जी। दूसरा कहता है बच्चा है इसीलिए दुखी है। तो किसी को आप सुख कहोगे, किसको दुख कहोगे? कहीं सबका अपना अपना मान्यता। मान्यता। हर बातों में देखो सुख दुख जैसी चीज दुनिया में नहीं है, जी सिर्फ अपने के लिए जी भुगतान है, जी। मगर सुख दुख का लेबल नहीं। वो तो हम लगाते हैं। हाँ जी, और वहीं से पजल शुरू होता है। वहीं से पजल शुरू होता है। समझ में आया? जी जी जी। तो सुख दुख दोनों सबकी अपनी अपनी कल्पना होती है। जी। ठंडी की मौसम है हाँ जी और हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा है जी जो घर के बाहर बैठता है। जी। अभी ठंडी की मौसम थी तो हमने कहा आप घर के बाहर नहीं मगर घर के अंदर बैठो अच्छा, ताकि आपको ठंडी कम लगे। कम लगे। जी तो उनको कहा आप रात को 12 बजे बाहर सोते हैं तो अभी अंदर सो जाने का, जी दरवाजा के पास, जी। बाहर नहीं मगर। दरवाजे के पास। तो उनके लिए सुख रहेगा कि दुख? सुख रहेगा। और कोई बेडरूम में सोता है उनको कहा दरवाजा के पास सो तो सुख होगा। एक के लिए सुख दूसरे के लिए। तो यह हकीकत है या बिलीफ है? बिलीव। हर बातों को देखो उससे बिलीफ है। जी जी एक कहता है मेरे को नौकरी नहीं है इसीलिए मैं दुखी हूँ, जी। दूसरा कहता है नौकरी है प्रमोशन नहीं है इसीलिए दुखी हूँ। तो दुख का प्रकार क्या है? सब मान्यता है। समझ में आया? हाँ जी हाँ जी सबका अपना अपना मान्यता के आधार से सुख दुख है, जी अपनी अपनी मान्यता। जी। ठीक। तो इसीलिए मैंने कहा ना सुख दुख जैसी दुनिया में कोई चीज नहीं है। जी जैसी आपकी बिलीफ होगी ऐसा आपको फीलिंग होगा। वास्तव में सुख दुख नहीं है, कर्मों का हिसाब है जी। और हिसाब जाने के लिए आया है, आने के लिए नहीं अगर आप अच्छे समझोगे तो भी जा रहे हैं और बुरे हैं तो भी जा रहे हैं। हमको देखना है, देखने में क्या तकलीफ है, मगर टाइटल लगा के क्यों देखते हैं? बोलते नहीं है। ठीक बात। यही तो तकलीफ है, टाइटल क्यों लगाते हैं? वो आया है किसके लिए? जाने के लिए। तो आप देखते रहो ना, जी टाइटल लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं। जी। आया समझ में? हाँ जी हाँ जी। ऐसा है। जी तो इसीलिए जी अगर जितना आपको सनातन सत्य समझ में आएगा जी। तो ऐसे छोटे मोटे प्रश्न के रूप में रहेंगे नहीं है। और यही हमारी अज्ञानता है। जी ऐसे छोटे छोटे काम में हम उलझ गए हैं। हाँ जी समझ में आया? जी मैंने तो बड़े बड़े घरों में ऐसा झगड़ा देखा है, जी वो हस्बैंड की आदत रोज वाइफ चाय लेकर आए जी। और उसके ऊपर ट्रे रखे, डिश आती है ना छोटी हाँ जी, डिश, हाँ जी। इसको क्या कहते हैं आप? प्लेट ही बोलते हैं, छोटी ग्लास के ऊपर रखते हैं, चाय के ग्लास के ऊपर रखते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रे। एस्ट्रे तो सिगरेट की आती है। मैं सिगरेट की बात नहीं करता हूँ। जी, चाय के ऊपर ढाकने के लिए। हाँ, डिश कहो जो भी जी कहो, जी तो डिश रखते हैं हाँ जी और वाइफ हर रोज बोलती है जी। जब तुम चाय पीना शुरू करो तो डिश नीचे रखना और ग्लास इसके ऊपर रखना। बोलते नहीं है। जी
मगर वो शादी हो गए 5 साल, मगर उसकी आदत परिवर्तन नहीं हुई। वो हर रोज ग्लास नीचे रखे ही डिश नीचे रखेंगे, डिश इस तरफ और ग्लास इस तरह और रोज क्या होती है झगड़ा। छोटी छोटी बातों में। मैंने बहुत जगह देखा है, जी बात में कुछ दम नहीं होता है, नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक आदत कहो या प्रकृति कहो लेकर आए, क्या करेंगे। ये अहंकार की लड़ाई है। नहीं, एक दूसरे की प्रकृति को न स्वीकारना वो अहंकार है, जी मगर एक दूसरे की प्रकृति भिन्न होना वो कुदरती रचना ये है, कुदरती। मगर न स्वीकारना वो अहंकार है, जी क्योंकि हम कुदरती रचना नहीं देख पाते हैं। एक बात। अगर कुदरती रचना देखा तो कोई टकराव है ही नहीं, जी मगर नहीं देखते हैं तो हमारी बिलीफ के मुताबिक नहीं होता है, तो फिर क्या होगा। झगड़ा होगा। समझ में आया। जी हाँ जी। एक बात। छोटी छोटी बात, जी बड़ी बड़ी बातें नहीं। जी हस्बैंड नौकरी से घर पे आता है हम्म, और बीवी को बताया कि कल माता जी आ रही है। जी बीवी झगड़ा करने लगी, मैं सबका काम नहीं संभालूंगा। वो कुछ बोलने लगे, तुम कुछ मत बोलो, बोलने ही नहीं देते हो। फिर आधा घंटे के बाद वो थक गई बोलते बोलते, फिर उन्होंने कहा माता जी आ रही मगर तुम्हारी तो कोई तकलीफ नहीं है। बोलते नहीं। तो बात ऐसी होती है, छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी नहीं। नहीं यार, ये सब मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, ये मैं कहानी बनाता नहीं हूँ। मेरी और तुम्हारी में इतना डिफरेंस हो जाता है। सही तो बात है। और कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी आप सीरियल नहीं देखते। मैंने बोला लाइव सीरियल में तो इतना ज्ञान भरा है, अभी वो सीरियल देखते वही तो हमको सब कुछ सिखाता है। ये तो प्रैक्टिकल है जी ये तो बनी बनाई फिल्म है जी और ये तो प्रैक्टिकल है। जी सही बात। तो इसीलिए उसमें से बहुत ज्ञान मिलता है अगर ऑब्जर्वेशन करोगे। जी ऑब्जर्वेशन का मतलब ये सही ये गलत ये समझने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है दुनिया ऐसे ही चलेगी, आपको स्वीकार करना है। नो ब्लेम नो क्लेम, नो कंप्लेन नो क्वेश्चन, तभी आपकी गाड़ी पटरी पे चलेगी, नहीं तो बार बार उतर जाएगी। तो एडजस्ट होने के लिए सीखना है, टकराने के लिए नहीं। जी समझ में आया। जी जी। तो कई सारी बातें ऐसी होती है जीवन में कि हमको इसमें से बहुत कुछ सीखना मिलता है। अगर हमारे पास सही दृष्टि है तो गलत बातों में भी हम सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सकते, क्योंकि दृष्टि की बात है। दृष्टि को क्या ग्रहण करना वो तो उनका सब्जेक्ट है। जी अच्छी बातों में भी बुराइयां ले सकते हैं और बुरी बातों में भी अच्छाइयां ले सकते हैं, वो मेरी दृष्टि के ऊपर डिपेंड है, जी संयोग के ऊपर नहीं। ज्ञानी बुरे संजोग में भी ज्ञान ले सकते हैं उसमें से, और अज्ञानी अच्छे संजोग में भी अज्ञान लेते हैं। हाँ जी। क्या करेंगे। समझ में आया जी। तो ये दृष्टि की बात है, अवस्था की बात नहीं या संजोग की बात नहीं। जी पूछिए। एक दादाश्री का दूसरा स्टेटमेंट है, ये द्रव गुण पर्याय जेनामा होय ए वस्तु कहवाय, वस्तु એ અવિનાશી કહેવાય। આત્મા પણ પોતે વસ્તુ છે, એનું પોતાનું દ્રવ્ય છે, પોતાનું ગુણ છે અને પોતાના પર્યાય છે, અને તે પર્યાય ઉત્પાદ વ્યય અને ધ્રુવ સાથે છે। इसमें क्या कह रहे हैं दादाश्री। उनका कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो सनातन वस्तु होती है, जी सनातन सनातन यानी परमानेंट, अच्छा, वो सभी प्रकार की सनातन चीजें जी द्रव्य गुण और पर्याय के साथ होती है। क्या बताया। द्रव्य गुण और पर्याय के साथ जो सनातन होती है, जड़ भी है चेतन भी है। ओके। क्योंकि सभी का अपना अपना संजोगों में रोल होता है। ठीक है। चेतन का भी रोल है जी, जड़ का भी रोल है जी, गति सहायक का भी रोल है जी, स्थिति सहायक का भी रोल है जी, समय तत्व का भी रोल है जी, और स्पेस का भी रोल है। सबका अपना अपना रोल है। जी। तो रोल के मुताबिक तत्व के रूप में वो परमानेंट होते हैं जी, और अवस्था के रूप में टेम्पररी है। जी। क्या बताया। तत्व के रूप में परमानेंट है और अवस्था के रूप में टेम्पररी।
अच्छा आप समझे जी। वो जो पर्याय बोलते हैं वो अवस्था को बोलते हैं। तो आत्मा की जो पर्याय है वो कैसे समझाएंगे? आत्मा की पर्याय का मतलब होता है आत्मा के अंदर फूल ज्ञान है जी। मगर फूल ज्ञान प्रकाश में से एक ही अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना, समझना, अनुभव करना, इसको पर्याय का ज्ञान कहते हैं। बहुत अच्छा लगा। समझ में आया? ब्रह्मांड का ज्ञान खोलने की शक्ति उनके पास है, मगर एक ही अवस्था में जकड़ गया तो पर्याय का ज्ञान हो गया और फिर बाद में पजल शुरू हो गया। जी। क्या हो गया? पजल शुरू। हाँ। तो पर्याय का ज्ञान वो मूल ज्ञान नहीं है, वो एक छोटी सी अवस्था का ज्ञान है। हम भी क्या करेंगे अपने जीवन में? छोटी छोटी अवस्थाओं के अंदर उलझ जाते हैं जी। और अपना जो पूरा जीवन का पैकेज है वो खो देते हैं। सुख, शांति और समाधि खो देते हैं, छोटी छोटी बातों को उलझन में आते हैं, एक दूसरे से तू मैं करके अपनी स्थिरता, शांति और अपनी समाधि खो देते हैं। कोई फायदा तो नहीं मिला। ऐसे वही तो है भाई। समग्र जीवन की बात करो, हमारे जीवन की एक एक अवस्था आगे चली जाती है, इसको इतना महत्व क्यों देते हैं? ये जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, जी। ये बहुत बड़ा हिस्सा नहीं। नहीं है। समझ में आया? जी। तो इसीलिए अवस्थाओं को बड़ा बताने मानने की जरूरत नहीं है। चलो भी अवस्था आई तो जाने के लिए आई, फिर आई जाने के लिए आई, अच्छी भी बुरी भी। और बुरी भी, दोनों जाने के लिए आई। हमको तो देखना है, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छी आई तो बहुत आनंद हुआ, बुरी आई तो अभी क्या होगा? भाई दोनों जाने के लिए ही आती है। जी। पहले दिन होता है, फिर रात होता है, फिर दिन होता है, फिर रात होता है। अभी रात हुआ, फिर कहा दिन कब होगा? भाई ये तो साइकिल है। हर रोज आपको रात को ध्यान करने के बाद दिन नहीं आएगा, वो तो समय पे है। अपने आप आएगा। ऐसे सुख दुख की जो परिभाषा है और सुख दुख के भुगतान के जो संयोग है, वो तो समय की साइकिल के मुताबिक आता जाता रहेगा। परमानेंट सुख भी नहीं होता है और परमानेंट दुख भी नहीं होता है। तो हम क्यों इसमें उलझ जाते हैं? अज्ञानता के कारण। हाँ, उसको जो संजोग आए उसको जा रहा है ऐसा देखो, आ रहा है ऐसा नहीं देखना है। नहीं देखना चाहिए। कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी 10 साल हो गए शादी के, अभी भी घर में शांति नहीं है। मैंने बोला 10 साल से अशांति है कि 10 साल की अशांति खत्म हो गई? बोलते नहीं है। खत्म हुई कि शुरू हुई? खत्म हुई। तो खत्म हुई तो आनंद मनाओ ना। 10 साल तो निकल गए, बाकी के भी निकलेंगे। 10 साल को निकल गया तो इतना तो सर्टिफिकेट मिला ना कि 10 साल तो निकाले, तो और भी निकल जाएंगे। ये तो 10 साल तक ऐसा हुआ, उसका टेंशन आज भी लेते हैं। अभी 10 साल का जो कुछ भी प्रॉब्लम था वो तो खत्म हो गया समय के साथ। यस और नो? यस। जो भी प्रॉब्लम था, जो भी मानसिक डिफरेंसेस थे, या जो कुछ भी आर्थिक, सामाजिक या शारीरिक प्रॉब्लम थे, वो 10 साल में जो कुछ भी होना था वो खत्म हो गया। अभी क्यों टेंशन लेते हो? 10 साल का जो खत्म हो गया उसके लिए टेंशन लेना। समझ में आया? समझ में आया? ये गलत बात है। ये दृष्टि या सोच ही गलत है। हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि वर्तमान में रहो। क्या कहो? अगर हमको पाँव में एक्सीडेंट हो गया है और फ्रैक्चर हो गया और कोई व्यक्ति 2 महीने के बाद मिलने के लिए आता है, तो कहेंगे आपकी तबीयत कैसी है? तो कहने का 2 महीने का सफरिंग खत्म हो गया। बोलते नहीं है जी। हम क्या कहेंगे? 2 महीने से बीमार है। नहीं समझे? वो बीमार थे, वो खत्म हो गया तो शुरू हुआ, खत्म हो गया तो वो आएगा तो शुरू होगा कहानी किस्मत की। एक्सीडेंट होगा, वहां से 2 महीने की कहानी सुनाएगा। अरे अभी जो
समय खत्म हो गया, उसकी कहानी क्यों बताते हो? अभी वो हिस्ट्री हो गई, क्या हो गई? अभी औरों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। मगर आदत समझते हैं? हाँ जी, हाँ जी। लोगों की आदत ऐसी है कि क्या करेंगे जी तो ये जो सोच है वो करेक्ट नहीं है। जी मैंने इसीलिए कहा कि कल पहले दिन ही मैंने कहा था कि जैसे आज 30 तारीख है ना, जी आज 30 मार्च 22 है जी और 29 मार्च 22 और उसके पहले समय के लिए हम मर चुके हैं। यस और नो? यस हमारे कर्मों के भुगतान भी खत्म हो चुके हैं। यस और नो? यस। तो उनके लिए आज सोचने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। बोलते नहीं हाँ है, जी। जरूरत है? नहीं नहीं। जो भुगतान होनी थी वो हो गई, जी जो आयुष्य था वो खत्म हो गया, हाँ जी। श्वासोश्वास भी खत्म, जी और आज जो श्वासोश्वास है जी। और आज मेरा जो आयुष्य है हाँ जी। वो आज के लिए है या कल के लिए? आज के लिए। क्यों इतना ज्यादा सोचते हो और आपका वर्तमान भी बिगाड़ते हो? जी आज चाय, कोई मेहमान घर पे आया और चाय नाश्ता कर रहा है, जी। उनके साथ वो भी बैठ के चाय पी रहा है। जी। फिर मेहमान ने पूछा सब कुछ ठीक है ने? हाँ जी। तो वो पूरी कहानी किस्मत की सुना देगा जो खत्म हो गई है। जी भाई क्यों ऐसा करते हो? भाई हम आनंद में है, देखो आपके सामने चाय पी रहे, जी वो वास्तविकता नहीं है है ना। तो फिर वो बताओ ना, जो हो चुका है वो बताने की क्या जरूरत है? जी सही बात है। मगर ये मैंने कहा ना कि लोगों की जो सोच इतनी सारी कंफ्यूज है, मतलब जीवन जीने का तरीका नहीं आता है। जी। सुख दुख तो जो कर्मों के मुताबिक जो आने वाला है वो आएगा, जी। मैं उसमें कोई मना करने की बात नहीं करता हाँ हूँ जी। और मैं उसको बदलने की बात नहीं करता हूँ, मगर दृष्टि को तो सुधार सकते हैं ना, मैं यही कहना चाहता हूँ। सही। मैं संजोगों को बदलने की बात नहीं करता हूँ, जी। मगर संजोगों में दृष्टि बदलने की बात करता हूँ। जी हाँ जी। संजोगों में दृष्टि बदलने की बात। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। हमारा सामाजिक जीवन कैसा है? जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो खेलता है तो माँ कहती खेलने दो इसको, जी फिर पिताजी कहता है पढ़ाई है छोड़ो, बच्चा है अभी खेलने दो इसको। जी फिर थोड़ा बड़ा होगा, 5वीं कक्षा में आएगा तो फिर माता पिता कहे पढ़ने में ध्यान रखना, भूलना मत। जी। इससे बड़ा होगा, कॉलेज में आएगा तो भी पढ़ाई में ध्यान रखने का कहेंगे। फिर नौकरी करेंगे तो माता पिता कहेंगे भी नौकरी में ध्यान रखना। जी आप समझे ना? हाँ जी। काम काज भूलना मत। जी फिर शादी करे तो बीबी कहे जो जो चीज लाने का कहा है भूलना मत, याद रख के लाना। जी। फिर बच्चा आता है तो कि पिता पापा मेरे लिए ये लाना, भूलना मत। नहीं। सब हमको कहते याद रखो याद रखो याद रखो। आप समझे ना? हाँ जी। फिर जब बच्चे बड़े हो गए, जी उनकी शादी करवा दिया, अभी हमारी उम्र भी 55-60 साल हो गए, जी। अभी हम कहेंगे किसी को कि भी 10 साल पहले ऐसा हुआ था, 20 साल पहले ऐसा हुआ था, तो लोग कहेंगे अभी भूले नहीं है बोलते नहीं है तो भी याद रखे या भूले वही नहीं मालूम हमको। नहीं ये प्रैक्टिकल है क्या? नहीं। हाँ जी। तो लोगों को मालूम नहीं कब याद रखना कब भूल जाना। नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ, दुनिया को देख रहा हूँ कि दुनिया कैसे चलती है। जी आप समझे कि उसमें कोई जगह का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नहीं है जी और सब लोग अपने उलझन में फंसे हुए हैं। हाँ जी। आप समझे? जी तो मालूम होता है कि दुनिया में सबकी अपनी अपनी जो मानसिकताएं हैं, जी। जो सोच है वो दिखती है सही है। और इसीलिए छोटी चीजें भी बड़ी लगती है। हाँ जी। क्या लगती है? छोटी चीजें भी बड़ी। एक दिन घर में खाना नहीं बनाया जी तो गुस्सा कर देता है, जी। क्या मेरे को बाहर खाना जाना पड़ेगा? बोला नहीं, थोड़ा बुखार था, ताव आया था, इसीलिए नहीं खाना। जी तो उसका मुंह लटक जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंह लटक जाएगा। जो भी घर में पड़ा है वो खा लेगा, जी आचार बाचार लेके, ठीक है। वो मुंह लटक जाएगा। जी आप समझे? हाँ जी। मगर फिर क्या होगा? फिर वाइफ कहेगी कि मेरा उपवास है, तो फिर तो तकलीफ नहीं है। अच्छा। यानी
सब में एडजस्टमेंट तो लेना है। उनको उपवास है या बुखार है, तुमको क्या फर्क होता है? जी ये तुमको संबंध है, आज मेरा उपवास है, क्या तकलीफ है? जी ये दिखाने के लिए थोड़ी है। संजोग से एडजस्ट हो जाओ ना, मगर वो एडजस्ट नहीं होने का। जी आप समझे ना? तो हर बातों के अंदर छोटी छोटी सोच में जो अहम बड़ा हो जाता है तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, नहीं हो पाते। और इसीलिए ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति को ज्ञानी भगवंतों ने माया की जाल कहा। क्या कहा? माया की जाल। उसको समझना आसान नहीं है। माया की जाल। ठीक। वो माया की जाल का एग्जाम्पल ऐसा है हमारे गुजराती में, जी। लक्कड़ के लाड़ू। कैसे? लक्कड़ के लाडू। लाड़ू कैसे? लक्कड़ के। तो लक्कड़ के लाड़ू लाड़ू जैसे ही दिखेंगे। खाएगा वो भी पछताएगा, नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। जी। नहीं खाएगा तो कहेगा उन्होंने खाया मैं रह गया, और खाएगा उसका दांत टूट जाएगा। दोनों पछताएगा। जी। नहीं समझ में आया? समझ गया। तो ऐसी दुनिया है। और इसीलिए दुनिया में कोई कंडीशन करने की जरूरत, जो भी संजोग आए उसमें संभाव में रहो। जी। किसमें रहो? संभाव में। और यही कुदरती रचना है। और ये संजोग जो आया है, भले पसंद या नापसंद हो सकता है प्रकृति को, मगर ये संजोग आया है वो जाने के लिए ही आया है। किसके लिए आया है? जाने के लिए। आने के लिए नहीं आया है। जी। तो जैसे जैसे समय कटता जाएगा आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा कि ये जा रहा है। जी। आप समझे? घर में बाहर गांव से मेहमान आते हैं, जी। 2-4 व्यक्ति सामने, जी। माता पिता है, 2 बच्चे हैं, ऐसे करके 4 व्यक्ति हुए जी। और हमारे घर में मेहमान होकर आए। जी। तो बिना पूछे आए। अतिथि तो बोलते हैं, वो तिथि बताते हैं, नहीं है तिथि। तो आ गए जी। तो वेलकम तो करना ही पड़ेगा। जी। मगर अभी ऐसा तो नहीं कहेंगे कब जाने वाला है, ऐसा तो पूछ नहीं सकते। ये हमारा कल्चर नहीं है। मगर हम पढ़े लिखे हैं। अच्छा। तो हम कहेंगे आपका प्रोग्राम क्या है? बोलते नहीं है। उसमें हमको मालूम हो जाता है कि वो कब जाने वाले। बोलते नहीं। ऐसी दुनिया चलती है। समझ में आया? हमको कोई भी बात, कोई भी अवस्था हमको भारी लगती है। क्या लगती है? भारी लगती है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये हमारे ही कर्मों का फल है। जी। ये ध्यान रखो। हाँ जी। और अवस्था में व्यक्तियों के लिए राग द्वेष मत करो। जी। क्योंकि यह संजोग कुदरत ने दिया है हमारे दोनों का हिसाब खत्म करने के लिए, जी। शुरू करने के लिए नहीं। हाँ जी। मगर तुम राग द्वेष करोगे तो फिर नया शुरू हो जाएगा। खत्म करने के लिए संजोग दिया है, शुरू करने के लिए नहीं। तो उस प्रकार से देखो। जी। समझ में आया? हाँ जी। उस प्रकार से देखो। जी। दादा भगवान ने एक बार जी। हस्बैंड और वाइफ दोनों का झगड़ा हो गया। अच्छा। और दोनों ने ज्ञान लिया था। ठीक है। तो दोनों दादा भगवान के पास सत्संग में आते थे। एक बार आए जी। और आके फिर वाइफ ने कंप्लेन शुरू कर दिया है, जी। दादाजी हमने दोनों ने ज्ञान लिया है, जी। मगर ये हमारा हस्बैंड तो कुछ सुनता नहीं है। अच्छा। क्या बताए? कुछ सुनता नहीं। सुनता नहीं है। जी। मैं कहूँ चढ़ विधि करो तो वो करते नहीं है। जी। मैं कहूँ प्रतिक्रमण करो तो करते नहीं है। जी। मैं कहूँ सामायिक करो तो करते नहीं है। आरती करो तो करते नहीं है। जी। आप समझे? जी। वो बोला तुमको करना है तो करो। अच्छा। विज्ञान तो दोनों ने लिया है, हाँ जी। वो ये करता नहीं है, जी। तो मैं क्या करूं? जी। और 5 साल हो गए ज्ञान के। अच्छा। तो फिर दादा ने हस्बैंड को पूछा जी। कि तुम्हारी क्या राय है भाई? तो पतिदेव ने कहा कि देखो दादाजी, मेरे को ये कुछ इतना सारा करने का पसंद नहीं है, मगर मैं विरोधी नहीं जी। हूँ और जो करती है वो करने देती हूँ। ऐसा नहीं कि तुम नहीं करो। अच्छा। मेरे को नहीं पसंद आता है तो मैं नहीं करता हूँ, जी। मगर मैं विरोधी नहीं। तो दादा ने दोनों की बात सुनी। ठीक। और सुनने के बाद कहा, जी। एक किसी को ऐसा नहीं कहा कि तुम सही हो तुम गलत हो, ऐसा नहीं कहा। नहीं कहा। हाँ। उन्होंने ये कहा जी। जिसको मोक्ष में जाना है इसको करने का, अच्छा। नहीं जाना है तो नहीं करने का। ठीक। नहीं समझ में? हाँ जी। हाँ जी। नहीं समझ में? समझ गए। समझ गए। फिर कंप्लेन की क्या बात है? कोई कंप्लेन नहीं। नहीं समझ में? हाँ जी।
तुम सही गलत ऐसा पूछने की क्या जरूरत है? जी। तो बात ऐसी होती। हाँ जी। और इसीलिए ये विज्ञान भी ऐसा है जिसको मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है, अज्ञान को मिटाना है, जी। तो विज्ञान को समझ के दृष्टि से उपयोग करके अनुभव करने का जी। और नहीं आगे बढ़ना है तो नहीं करने का। जी। इसमें कंपलसरी नहीं है। नहीं। जी। समझ में आया? हाँ जी। जी। बोलिए। स्वामी जी, ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो दादा भगवान की बहुत ही ऊंची शोध खोड़ है। और मुझे जैसे जानकारी कि आपका लगभग 10-11 वर्षों का दादा भगवान के साथ में सानिध्य रहा, तो उनके जाने के पश्चात में जो भी थे उनके फॉलोअर्स, आप्त पुत्र, उन्होंने प्रतिष्ठित आत्मा के ऊपर उतना जोर नहीं दिया है जितना आपने दिया है। तो इसका क्या कारण था कि आपने इस पर इतना फोकस किया? उसका क्या रीजन क्या था वास्तव में? वो प्रतिष्ठित आत्मा की वैल्यू ही नहीं समझे ना। अच्छा। आखिर इतने सारे अवतारों का संशोधन जो हमारे सामने ज्ञानी पुरुष ने रखा जी, उनकी बहुत वैल्यू थी। अच्छा, क्या थी? वैल्यू थी। हाँ जी। मगर वैल्यू समझ में आनी चाहिए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो समझ में नहीं आई जी। और इसीलिए दादा भगवान ने प्रतिष्ठित आत्मा की बात तो कही, जी। बाद में ये कहा जी। कि हमको ये जो प्रतिष्ठित आत्मा जो है जी। वो आपका डिस्चार्ज है। ओके। अभी कोई चार्ज होता नहीं है। नहीं। हाँ जी, ठीक आप है। समझे? हाँ जी। तो लोग ऐसा समझे अभी हमको लाइव प्रतिष्ठित आत्मा होता नहीं है, ऐसा मान लिया, यहाँ ऐसा मान लिया। हाँ, क्योंकि कर्म नहीं बनता है तो नहीं है, अच्छा, और जो पहले कर्म बना था तो डिस्चार्ज तो रहेगा। रहेगा। मगर ये बात भूल गए कि प्रतिष्ठित आत्मा का काम जी। सिर्फ चार्ज करना नहीं है। हाँ जी। प्रतिष्ठित आत्मा का काम कर्मों को चार्ज भी करना है और कर्मों को मिटाना भी है, जी। विज्ञान का उपयोग करके। हाँ जी। डेवलपमेंट भी बढ़ाना है, ये भी पुरुषार्थ में आता है। जी। अनुभव के मार्ग में आगे जाना है, ये भी पुरुषार्थ में आता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा का काम पुरुषार्थ था, वो भूल गए। अच्छा। प्रतिष्ठित आत्मा का काम कर्म चार्ज करने का था, इतना ही समझे। जी। लॉजिक नहीं समझे कि प्रतिष्ठित आत्मा का काम पुरुषार्थ करना है, जी। प्रकृति का काम कर्मों की भुगतान करना है, जी। और आत्मा का काम स्वाभाविक प्रकाश देना है। उसमें चॉइस नहीं, दो या न दो, वो चॉइस तुम चोरी करोगे तो भी देंगे, मारामारी करोगे तो भी देंगे, वो उनके स्वभाव में है। जी। समझ में आया? जी। हाँ जी। तो ये बात समझ में नहीं है, जी। और कहीं सारे वाक्य ऐसा सेट कर दिया जी। ताकि वो कहते प्रतिष्ठित आत्मा है ही नहीं। अच्छा। जी। आप कितने आपका पुत्रों का सत्संग पुराना जी। सुनोगे, अभी तो थोड़े थोड़े अलर्ट हुए हैं जी। ये विज्ञान सुन के। सही बात है। अब मगर पहले कहते थे यहाँ प्रतिष्ठित आत्मा होता ही नहीं है, जी। हमारे को तो कर्म बंद होता ही नहीं है। जी। जो दादा भगवान ने सेंटेंस बोला था जी। अमुक आशय से, ओके। वो सीधा रेडीमेड बोलने लगे। जी। फिर मैं कहूँगा कर्म नहीं बंद होता है, कर्म बंद नहीं होता है, जी। प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है, जी। तो फिर पुरुषार्थ कौन करेगा? एक बात है। मेरे को आज्ञा का पालन करना है, जी। मेरे को शुद्ध आत्मा में रहना है, जी। मेरे को सभी अवस्थाओं को व्यवस्थित देखना है, जी। मेरे को संभाव में रहना है। ये पुरुषार्थ कौन करेगा? प्रतिष्ठित आत्मा करेगा। मगर लाइव तो है नहीं, नहीं तो मिस्टेक हो गई। मिस्टेक हो गई ना। जी। समझ में आया? जी। हाँ जी। उनको जो सिद्धांत के रूप में समझना चाहिए वो नहीं समझ पाए, जी। और उनके शब्दों को पकड़ लिया। और शुरुआत में तो सभी आप्त पुत्रों यही बोलते थे कि दादा भगवान ने कहा है कि मैंने जो कहा उसमें कानों मात्र भी फेरफार नहीं करना है। तो उनकी बातों को सिर्फ रिपीट ही करते थे। जी। क्या करते थे? रिपीट। अभी समझ में आने लगा ये विज्ञान समझ के, थोड़ा बहुत तो सुनते, सब सुनते, और जी। 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 और आपको सुनने के बाद उसका आपको एविडेंस मिलेगा कि जो पहले नहीं बोलते थे वही बात बोलते हैं अभी। जी।
समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। मगर वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कम से कम वो गुजराती में कहते हैं ना, जाग्या त्यारथी सवार। ठीक बात। तो भले ही बाद में पर विज्ञान की वैल्यू समझ में आई, जी। वो अच्छी बात है। हाँ जी। और हम भी यही मानते हैं, जी जो भी वक्ता है, जी। राधा भगवान के आत्मपुत्र नहीं, दुनिया में जितने भी धर्मगुरु हैं जी। सबको ये विज्ञान की वैल्यू समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान कुदरत का कानून है, जी। कोई व्यक्ति का विज्ञान नहीं है। और जितना विज्ञान समझ में आएगा इतनी आपकी दृष्टि यथार्थ और परिपक्व होगी, हाँ जी। और इसका आपका ज्ञान दर्शन भी सही होगा, जी। तो इसमें आपको बताने का भी आसान रहेगा, जी। फिर किसी को घुमाने की जरूरत नहीं। नहीं पड़ेगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। जी। तो मेरे लिए तो आनंद की बात है कि विज्ञान की बात करते हैं, भले थोड़ी थोड़ी करते हैं, जी। मगर करते हैं, अच्छी बात है। ठीक बात। भले वो अभी विज्ञान को सिद्धांत के रूप में नहीं समझे, जी। मगर श्रद्धा के रूप में समझ के भी तो रिपीट करते हैं। हाँ जी। आप समझे? जी जी। कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि वो सिद्धांत नहीं समझते, सिर्फ शब्द प्रयोग करते हैं। जी। क्या करते हैं? शब्द प्रयोग। बहुत कंफ्यूज है। जी। और रहेगा, रिलेटिव सत्य का मतलब ही कंफ्यूजन। अच्छा। उसमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी बात हो, जी। चाहे सामाजिक बात है चाहे धार्मिक बात है, दोनों रिलेटिव सत्य का मतलब कंफ्यूजन। ओ। कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, जी। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट। जी। आज भी इतना ही पजल है जी। हर बात को। स्वामी जी, आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा, इसमें क्या भेद है? आप मेरे को थोड़ा क्लियर कर दें। आत्मा का मतलब होता है चेतन, अविनाशी, और इनका हर स्वभाव परमानेंट होता है। क्या बताया? चेतन, अविनाशी, और इनका हर स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, सब परमानेंट है। परमानेंट समझते हैं ना? जी कायम है, जी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं इनका लाख होता है, जन्म मरण होगा तो भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा। उसका नाम है शुद्ध आत्मा। जी। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब जिनके पास वर्तमान जीवन में अपने लेवल का ज्ञान दर्शन है, अपने लेवल का। समझ में आया? नहीं आता। जैसे दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के पास कितना ज्ञान होगा? दूसरी कक्षा जितना, और 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला, 5वीं कक्षा जितना, और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला, 10वीं तो जितना। तीनों बच्चे तो हैं, जी। मगर तीनों का लेवल अलग अलग। समझ में आया कि नहीं आया? जी। एजुकेशन का लेवल क्या है तीनों का? अलग अलग। ऐसे यहाँ एजुकेशन आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ हर व्यक्ति का डेवलपमेंट का लेवल अलग अलग है। प्रतिष्ठित आत्मा माने कि कम लेवल का है। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब सभी व्यक्तियों का डेवलपमेंट का लेवल अलग अलग है, कम नहीं, अलग अलग। स्टूडेंट का मतलब होता है, बाल मंदिर वाले को भी स्टूडेंट बोलते हैं और पीएचडी वाले को भी स्टूडेंट बोलते हैं। इसमें छोटा कम बताया मैंने? नहीं बोलते नहीं। सभी को स्टूडेंट कहेंगे कि नहीं? सबके स्टूडेंट के मगर सबका लेवल अलग अलग। ऐसे प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब सभी व्यक्तियों का अंडरस्टैंडिंग का लेवल 0 से 100 तक कोई भी हो सकता है। समझ में आया जी कि नहीं आया? लेकिन नहीं, मेरे को आत्मा और दोनों अलग अलग चीज है कि एक ही चीज है? अलग है, आत्मा और प्रतिष्ठित आत्मा दोनों अलग है, और प्रकृति भी अलग है। तो हम क्या है, आत्मा है कि प्रतिष्ठित आत्मा है? हम व्यवहार से शरीर है, वास्तव में आत्मा है, और प्रतिष्ठित आत्मा इन दोनों के बीच कंफ्यूज है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ। एक तरफ शरीर है, वो भी हकीकत है कि नहीं? जी एक तरफ आत्मा है, वो भी हकीकत है। जी। उस दोनों के बीच प्रतिष्ठित आत्मा है,
वो कभी प्रकृति के साथ जुड़ जाता है, कभी परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि उनके पास अज्ञान है। जब अज्ञान खत्म हो जाएगा तो वो आत्मा के साथ ही रहेगा, प्रकृति के साथ प्रकृति रहेगी मगर उनके साथ इसको कहते हैं जनक विदेही दशा। नहीं समझ में आया? प्रतिष्ठित आत्मा को जनक विदेही शब्द सुना है या नहीं? सुने। उसका मीनिंग क्या है? वो जनक राजा थे लेकिन वो आत्मा को मतलब आत्मज्ञान था उनको। इसका मीनिंग क्या? राजा होते हुए भी वो क्लियर नहीं। वो मन वचन काया की कोई भी अवस्था है उससे वो मुक्त रहते थे, इसलिए विदेही, देह से मुक्त रहना उसको बोलते विदेही। समझ में आया? शरीर होते हुए भी शरीर से मुक्त रहते थे। जब शरीर से मुक्त रहेंगे तो शरीर की अवस्थाओं से अपने आप मुक्त रहेंगे कि नहीं? जी। और शरीर की अवस्थाओं से मुक्त रहेंगे तो फिर उसको राग द्वेष होगा नहीं, बस वही वितराग दशा है। तो प्रतिष्ठित आत्मा को मन कहेंगे क्या? प्रतिष्ठित आत्मा को मन कहना है तो कह सकते हैं, मगर वो लाइव मन है। कैसा है? जिस मन के लिए तुम जिम्मेदार हो, और शरीर के साथ मन है वो मैकेनिकल माइंड है जिनके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। समझ में आया? नहीं समझ में आया। ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन है जो कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आया? जी। शरीर के साथ जुड़े सभी कार्यों के साथ जो मन जुड़ा है वो मैकेनिकल माइंड है जी। पिछले अवतार का चार्ज, ये अवतार का डिस्चार्ज। समझ में आया? नहीं समझ में आया। पिछले अवतार में जो आपका लाइव मन था वही मन यहाँ मैकेनिकल हो गया। नहीं समझ में आया? वो शब्दों में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पिछले अवतार में जो हमने जो मन लाइव मन के आधार से कर्म चार्ज किए थे वो कर्मों की भुगतान के लिए कुदरत संजोग देगी और वो चार्ज मन यहाँ डिस्चार्ज मन से वो संजोगों की भुगतान करता है। चार्ज में ये हिंदी में थोड़ा बोलिए, समझ मेरे को नहीं क्लियर। चार्ज का मतलब होता है जिंदा मन, मैकेनिकल का मतलब होता है मुर्दा मन जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है। जी। ब्लैंक कैसेट और रिकॉर्डेड कैसेट में क्या फर्क है? ब्लैंक कैसेट में रिकॉर्ड डाल नहीं, ब्लैंक कैसेट रिकॉर्ड के दोनों की डेफिनेशन दे दो। ब्लैंक इज मतलब दिस, रिकॉर्डेड मतलब दिस, दोनों को जोड़ो नहीं तभी पसंद होता है। मैंने दोनों का डेफिनेशन अलग अलग पूछा है। रिकॉर्डेड मतलब वो जैसा है वैसे चलते रहेगा। क्या चलता रहेगा? उसका रिकॉर्डिंग। तो ऐसा बोलो कि जो रिकॉर्ड किया है जी। इसको रिकॉर्डेड कहते हैं, और दूसरा उसमें रिकॉर्ड नहीं किया तो वो चलाएंगे तो क्या होगा? नहीं चलेगा वो, क्योंकि कुछ है नहीं। तो रिकॉर्डेड का मतलब होता है पिछले अवतार का जी। और ब्लैंक का मतलब होता है नया मन जिसमें आप रिकॉर्ड कर रहे हो पूरे जीवन के अंत तक। समझ में आया? जी जी। वो चार्ज हो गया, नेक्स्ट प्रश्न में क्या हो जाएगा? जी जी समझ में आ गया। उसमें हमको फिर चार्ज करने की जरूरत नहीं, वो कर्मों की भुगतान के साथ जुड़ा है। जी। समझ में आया? जी जी। क्योंकि कर्म भी डिस्चार्ज और मन भी। जी। समझ में आया कि नहीं? जी जी। और अभी नया मन करते वो चार्ज है जी। जो कब डिस्चार्ज होगा? जी। नेक्स्ट समझ में आया? जी। उनके साथ कर्म भी रहेंगे ना, जी जी। क्योंकि लाइव मन से कर्म बनते हैं ना जी। तो वो कर्मों की भुगतान आएगी तो वो मन भी तो चाहिए ना। जी। हमने पिछले अवतार में कर्मों को चार्ज किया मन से कि आइसक्रीम खाने में आनंद आता है, ऐसा हमारी बिलीफ थी जी। और हमने राग करके कर्म चार्ज किए जी। तो मान्यता तो रहेगी जी। और कर्म भी बना। जी। तो कर्म का फल कुदरत देगी जी। और फल की भुगतान के लिए शरीर देगी
और आइसक्रीम खाने का संयोग देंगे शरीर को, या सुनो जी। तो आइसक्रीम खाने का संयोग कुदरत देगी, वो खाने के लिए शरीर भी कुदरत देगी, और जो चार्ज मन था ये अभी डिस्चार्ज हो गया, वो आइसक्रीम खाते शरीर से आनंद की भुगतान करेगा जी। नहीं समझ में आया? आया कभी नहीं आया? आया। तो दोनों में क्या अंतर है? और एक जो डिस्चार्ज मन है और चार्ज मन है, डिस्चार्ज मन में जो अभी है वो हो रहा है, जो अभी का इस लाइफ का रहेगा, और डिस्चार्ज में पिछले अवतार का चार्ज है वो डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ जी। और चार्ज का मतलब अभी चार्ज हो रहा है, और वो ब्लैंक है, धीरे धीरे हम इसको भर रहे हैं। जी जी। और अगले जन्म में उसका मिलेगा। हाँ। जी। अभी पक्का समझ में आ गया? जी जी। अब तो आ गया। तो चार्ज मन को लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं जी। और डिस्चार्ज मन को मैकेनिकल, जी। क्योंकि उसमें चॉइस नहीं। जो चार्ज किया है वही डिस्चार्ज होगा ना। जी जी। जैसे अभी हमारे पास में जो मन है उसमें कोई भी चॉइस नहीं है हमारे। नहीं है, अगला तो जो चार्ज किया है वही तो होगा ना। जी जी। अगला जो मन मिलेगा उसको हम जो है अभी उसमें हम कर्म के अनुसार, अभी कर्म के मुताबिक नया मन बनाएंगे जी। और इसको जहाँ तक जिंदे हैं वहाँ तक उस मन को हम सुधार भी सकते हैं जी। क्योंकि अभी ये मन हमारे पास है, जी। मगर जब मर जाएंगे फिर कुदरत के पास जाएगा, फिर सिर लग जाएगा, फिर हम उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जी। समझ में आया? जी। चार्ज मन का मतलब हम एग्जाम दे रहे हैं, 3 घंटे की एग्जाम, जी। और 3 घंटे की एग्जाम में हमने 2.5 घंटे का एग्जाम में सब कुछ लिख दिया, जी। अभी आधा घंटा बाकी है, जी। तो हम पेपर को दोबारा देख सकते हैं ना, क्या नहीं देख सकते? देख सकते। देख सकते। फिर दोबारा देखते देखते हमको मालूम हुआ कि ये एक प्रश्न नंबर 12 तो मैंने गलत लिखा है, हालांकि सही उत्तर तो ये है, तो मैंने वहाँ काट दिया और लास्ट पन्ने पर मैंने सही उत्तर दे दिया, तो मार्क मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। बोलते नहीं मिलेगा। अभी 3 घंटा खत्म हो गया जी। फिर हमने उत्तर पत्र किसको दिया? परीक्षक को दे दिया। परीक्षक को दे दिया। अभी घर पे आ गए प्रश्न पत्र लेकर जी, और घर पे आपके टेबल पे हमने प्रश्न पत्र रखा और माता जी को कहा चाय बनाए फ्रेश होने के लिए। तो हम चाय पीते पीते प्रश्न पत्र को देखते रहे, फिर मालूम हुआ कि 5 नंबर का जो प्रश्न है ये तो हमने गलत लिखा है जी। सही उत्तर तो ये है जी। अभी मार्क मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उत्तर रिजल्ट तो आया नहीं है। जी। बोलिए जी। तो क्यों नहीं मिलेगा? रिजल्ट तो नहीं आया अभी। आंसर शीट जमा कर दिया ना। हाँ, तो पिछले अवतार में जो कर्म किए उसका अभी फल मिल रहा है, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ में आया? जी। इसीलिए मन वचन काया कर्मों की भुगतान का साधन है और इसीलिए हमने उसको कुदरती रचना कहा। जी। अभी रचना किसकी है? कुदरत जी। की। कुदरत जो फल देगा वही हमको करना पड़ेगा ने। जी जी। और कुदरत ने क्यों फल दिया पिछले अवतार की? और पिछले अवतार में जो हमने कर एग्जाम के मुताबिक अभी फल मिल रहा है। जी। तो इसमें हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। समझ में आया? जी। मगर जन्म से मौत तक अगर हमारी उम्र अभी 17 साल की है 70 जी। और हमने 50 साल की उम्र में कोई गलती किया है वो आज हमको दिखती है तो हम इसको सुधार सकते हैं। जी। समझ में आया? जी जी। क्योंकि अभी हम एग्जाम दे रहे हैं। जी। समझ में आया? जी जी। एक बार पास बंद हो गया तो एग्जाम जी क्या हो गई? नहीं दे पाएंगे। खत्म हो गई ना। जी। बाद में रिजल्ट चालू होगा ना। अभी एग्जाम खत्म हो गई तो पेपर किसके पास गया? कुदरत के पास से रखा। हाँ, अभी नेक्स्ट मंथ पे रिजल्ट कौन देगा? कुदरत देगी। और रिजल्ट का संजोग कौन देगा? कुदरत से देगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अभी समझ में आ गया? जी। कि अभी भी नहीं आया? आ गया। धन्यवाद स्वामी जी। एक कोई बात मंत्र पे मंत्र है? उसको
भाव मन द्रव्य मन भी कहते हैं स्वामी। हाँ, जो भी नाम तो बहुत है। भाव मन और द्रव्य मन। भाव मन कहो, लाइव मन कहो, और द्रव्य मन का मतलब होता है मैकेनिकल माइंड कहो, रिजल्ट वाला मन कहो, जो भी कहो, जो हम पुरुषार्थ करते हैं स्वामी जी। वो लाइव मन। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी।